नमस्ते दोस्तों, नॉवल स्टोरी मेंबर्स परिवार में आपका स्वागत है। क्या आप एक्शन, फैंटेसी, सिस्टम और कल्टीवेशन आधारित नोवेल्स के प्रशंसक हैं? ये चैनल विशेष रूप से आपके लिए है। हम लंबी और लोकप्रिय नोवेल्स को सरल और स्पष्ट हिंदी अनुवाद के साथ प्रस्तुत करते हैं। हमारी खासियतें हिंदी में संपूर्ण व्याख्या, जटिल कहानियों को आसान भाषा में समझें। लंबे एपिसोड्स, 2 घंटे, 10 घंटे या पूरे सीजन के वीडियो ताकि आप बिना रुके कहानी का मजा ले सकें। नियमित अपडेट, हर हफ्ते नई कहानियां और अध्यायों की श्रृंखला। नोवेल्स की अद्भुत दुनिया की यात्रा के लिए अभी सब्सक्राइब करें और हमारे बढ़ते समुदाय का हिस्सा बने। कहानियों में खो जाएं। कॉपीराइट डिस्क्लेमर स्वीकृत। इस वीडियो में उपयोग की गई सभी सामग्री और कहानियां उनके संबंधित कॉपीराइट धारकों की हैं। हम किसी भी मूल काम पर स्वामित्व का दावा नहीं करते हैं। ये कंटेंट केवल मनोरंजन, कमेंट्री और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है, जो कि कॉपीराइट कानून के तहत फेयर यूज की श्रेणी में आता है। अगर किसी भी कॉपीराइट धारक को इस सामग्री पर कोई आपत्ति है, तो कृपया हमसे तुरंत संपर्क करें। हम इसे जल्द से जल्द ठीक करेंगे। परम पति व्यवस्था और सर्वोच्च पत्नी प्रणाली सी 171 लोमड़ी शावक की योजना क्रियान्वित है। एराबेल, यूलिया के साथ साझा किए गए तंबू में लौटते हुए, उसने पाया कि वह पहले से ही सो रही थी, अपने हमशक्ल को कसकर गले लगा रही थी। एक छोटा जानवर जो बिल्ली के बच्चे निमो जैसा दिखता था। अरेबेल उस दृश्य को देखकर थोड़ा मुस्कुराया। फिर अराबेल अपनी सीट पर बैठ गई और वापस उन तस्वीरों की ओर मुड़ी जो उसे अभी अभी मिली थी। अरेबेल उनकी प्रशंसा करना बंद नहीं कर सका। छोटी लोमड़ी में वास्तव में प्रतिभा थी, जैसा कि ईदान ने कहा था, और वह उस कथन से पूरी तरह सहमत थी। फिर अरेबेल ने अपने भंडारण से 3 अन्य तस्वीरें निकाली, जिन्हें उसने लोमड़ी के बच्चे से कैंडी के बदले ले लिया। इन सभी ने ईदान को सोते हुए दिखाया। सोना में आनंद लेते हुए उसकी नग्न तस्वीरें अराबेल ने हटा दी ताकि अगर ईदान भी कोशिश करे तो उन्हें वह न मिल सके। लोमड़ी के बच्चे की रचना की एक बार फिर से प्रशंसा करने के बाद अरेबेल ने उसे सावधानीपूर्वक तिजोरी में रख दिया और फिर आराम करने के लिए लेट गया। हालांकि इससे पहले कि वह सो पाती, ईदान ने उससे संपर्क किया। बेले, क्या तुम सो रही हो? उसकी आवाज अराबेल के सिर में गूंज उठी। अभी नहीं। क्यों? उसने तुरंत उत्तर दिया। मैं आपके आराम में खलल नहीं डालना चाहता, लेकिन बात यह है। ईदान ने अरेबेल को संक्षेप में बताना शुरू किया कि उसने निमो से क्या सीखा है और सिस्टम की सिफारिशों के आधार पर उसने क्या निर्णय लिया है। अरेबेल ने ध्यान से सुना, कभी कभी आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन अंत में, जब ईदान ने अपनी कहानी समाप्त की, तो उसने कहा, वह करो जो तुम्हें सही लगे, डैन। ठीक है, फिर शुभ रात्रि, बेले। ईदान ने कहा और चुप हो गया। धन्यवाद, अरेबेल ने कहा। अब जब ईदान ने जेमिनिया को हराने के बारे में अपना विचार उसके साथ साझा किया था, तो अरेबेल ने राहत महसूस की और उन्हें अपने दम पर कार्य करने देने का फैसला किया। वह बहुत खुश थी कि उसने अपने विचार उससे नहीं छिपाए और उन्हें साझा किया। उसकी राय जानना चाहा। अरेबेल गहराई से जानती थी कि अगर ईदान ने उसकी जानकारी के बिना कार्य करने का निर्णय लिया होता तो भी वह क्रोधित नहीं होती। वह पहले से ही उस पर भरोसा करने लगी थी और उसे विश्वास था कि वह हमेशा उन दोनों के सर्वोत्तम हित में कार्य करेगा। हालांकि, इस तथ्य से कि वह उससे सलाह मांग रहा था, उसने उसे वास्तव में खुश और आभारी बना दिया। शांत होकर और पिछले दिन की घटनाओं को याद करते हुए, अरेबेल को पता ही नहीं चला कि वह कैसे सो गई। निषिद्ध क्षेत्र में अपने समय के दौरान, वह संवेदनशील तरीके से सोने लगी, हमेशा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहती थी। तभी वह आधी रात को अचानक उठी और उसे कुछ आश्चर्यजनक पता चला। सपने में अरेबेल को पता ही नहीं चला कि कैसे उसने किसी चीज को अपनी बाहों में ले लिया और उसे कसकर गले लगा लिया और शांति से सोती रही। हालांकि, जब वह उठी, तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वह उसी लोमड़ी के बच्चे को गले लगा रही थी जो इतने समय से उससे और ईदान से छिपा हुआ था। लोमड़ी के बच्चे ने अपनी मालकिन की निगाहों को देखकर अपनी बड़ी उदास आंखों से उसकी ओर देखा, जिससे अरेबेल की दाहिनी आंख फड़कने लगी। वह लोमड़ी को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उसकी सुंदर आंखों में देखकर और उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी और आराम को महसूस करते हुए, अराबेल पिघल गई और उसे कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा उसके कोमल शरीर पर दबा दिया। अराबेल को आश्चर्य हुआ जब लोमड़ी के बच्चे के शरीर से एक सुखद गंध आ रही थी। न केवल उसके मुलायम फर और गर्माहट, बल्कि इस खुशबू ने भी उसे शांति और आराम दिया। छोटी लोमड़ी को कसकर गले लगाते हुए और खुद को उसमें दफनाते हुए, अराबेल को यह भी ध्यान नहीं आया कि कैसे उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ छोटी लोमड़ी की पिछली हरकतों को भूलकर वह एक हल्की, शांतिपूर्ण नींद में सो गई।
लोमड़ी का बच्चा अपनी मालकिन को शांति से सोते हुए देखकर संतुष्टि से मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि उसकी योजना सफल हो गई थी। आधी रात को कमरे में घुसते हुए उसने अपनी क्षमता का उपयोग करके उसे तनाव से राहत देने वाले खिलौने में बदल दिया और आसानी से मालकिन की बाहों में समा गई। ये परिचारिका के साथ मेल मिलाप की उसकी रणनीति थी। लोमड़ी के बच्चे को यकीन था कि अगर वह पहले अपनी मालकिन के साथ मेल मिलाप कर ले तो वह अपनी अधिकांश योजनाओं को साकार कर सकेगी। उसने देखा कि इस समय परिचारिका के पास मालिक पर अधिक शक्ति है और मालिक उसके प्रभाव का दृढ़ता से विरोध नहीं करता है। इसका मतलब ये था कि अगर मालकिन ने उसे माफ कर दिया तो मालिक चाहे कितना भी अनिच्छुक हो माफ करने के लिए मजबूर होगा। तारांकन अगली सुबह अरेबेल जाग गया और बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। वह पहले कभी इतनी अच्छी तरह नहीं सोई थी और उसे हल्कापन महसूस हो रहा था। पिछले कुछ हफ्तों से उसे परेशान करने वाली पुरानी थकान मानो जादू से गायब हो गई थी। अरेबेल ने देखा कि वह अभी भी उस छोटे बदमाश को गले लगा रही थी जो शांति से अपनी आंखें बंद करके खर्राटे ले रहा था। लोमड़ी के बच्चे को जगाने से रोकने के लिए मुस्कुराते हुए अराबेल नहीं उठा, लेकिन आगामी व्यवसाय के बारे में सोचते हुए लेटा रहा। तारांकन 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 पसंद करें, साझा करें और सदस्यता लें। तारांकन 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 तारांकन। जल्द ही छोटी लोमड़ी ने अपनी आंखें खोली और लगातार फुसफुसाते हुए अरेबेल की ओर देखा। अरेबेल, जो पहले से ही उसके साथ व्यवहार करने में थोड़ा अनुभवी थी, तुरंत समझ गई कि वह क्या चाहती है। वह उसे सबक सिखाने के लिए मना करना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में देखकर उसका लड़कियों जैसा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने भंडार से एक कैंडी निकाली और लोमड़ी के बच्चे को दे दी। जागने के कुछ देर बाद एराबेल की तरह यूलिया ने अपने बिल्ली के बच्चे के हमशक्ल को कसकर गले लगा लिया। जब यूलिया ने अरेबेल को लोमड़ी के बच्चे जैसे दिखने वाले एक जानवर को धीरे से गले लगाते देखा तो पहले तो वह आश्चर्यचकित रह गई और फिर समझदारी से मुस्कुराए। यूलिया ने सोचा कि अराबेल उसकी तरह अपने हमशक्ल को गले लगा रही थी जो एक लोमड़ी के बच्चे में बदल गया था। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि यह एक पूरी तरह से अलग जानवर था। जब अराबेल और यूलिया तंबू से बाहर आए तो एक उज्ज्वल सुबह ने उनका स्वागत किया। इसमें अपना आकर्षण था, बिल्कुल कल के सूर्यास्त जैसा। कुछ देर तक सूर्योदय को निहारने और सुबह की ताजी हवा का आनंद लेने के बाद वे कैंपफायर के पास आए जो पहले से ही तेज जल रहा था। एस्मा अपने समूह में सबसे लापरवाह थी, जल्दी उठी और आग जला ली, ये जानते हुए कि दूसरों को जागने पर कुछ गर्मी की आवश्यकता होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे खेती करते हैं और मजबूत बनते हैं, अधिक प्रतिरोध और लचीलापन प्राप्त करते हैं, आदतें और कुछ सुविधाएं परिवर्तित रहती हैं। एस्मा ने तुरंत कल के लोमड़ी के बच्चे को देखा जो अब अरेबेल के हाथों में था। उसकी आंखें चमक उठी और छोटी लोमड़ी ने भी इसे नोटिस किया, लेकिन उसने इसे दिखाया नहीं। ईदान और सिएरा जल्द ही उनके साथ जुड़ गए। रात के दौरान सिएरा के अधिकांश गंभीर घाव ठीक हो गए थे और अब वह ऊर्जावान और स्वस्थ दिख रही थी। निमो कहाँ है? अरेबेल ने ईदान से पूछा। उसे थोड़ी देर हो जाएगी, ईदान ने उत्तर दिया और उसकी नजर लोमड़ी के बच्चे पर पड़ी और वह तुरंत गंभीर हो गया। लोमड़ी का बच्चा ईदान की नजर को देखकर अराबेल की छाती में गहराई तक घुस गया, मानो उससे छिपने की कोशिश कर रहा हो। अरेबेल ने यह देखा और लोमड़ी के बच्चे को ईदान की नजर से बचाने के लिए दौड़ पड़ी। ईदान आश्चर्यचकित रह गया और उसने अरेबेल को अविश्वास से देखा। डैन, उसे माफ कर दो, ठीक है? अराबेल ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा। ईदान को लोमड़ी के बच्चे को माफ करने के लिए मनाने की कोशिश की। उसकी क्षमता का धन्यवाद, मुझे इतनी अच्छी नींद आई। इन शब्दों को सुनकर ईदान को लोमड़ी शावक की अजीब क्षमता याद आ गई जिसे तनाव राहत खिलौने में बदलो कहा जाता था। उसे तुरंत संदेह हुआ कि लोमड़ी का बच्चा इस क्षमता का उपयोग अराबेल को अपने पक्ष में करने के लिए कर रहा था। वह एक धूर्त लड़की है, ईदान ने मन ही मन शाप दिया। ठीक है, ईदान ने आह भरी, इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। लेकिन केवल इस बार, बैले, अगर वह दोबारा कुछ करती है तो आप उसे पिटाई से नहीं बचा पाएंगे। ईदान ने मानसिक रूप से अरेबेल को बताया ताकि लोमड़ी का बच्चा उसकी बात न सुन ले। ठीक है, अगर वह दोबारा कुछ करती है तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा, बल्कि इसके विपरीत मैं उसे कोड़े मारने में आपकी मदद करूंगा, अरेबेल ने खुशी से कहा। लोमड़ी का बच्चा, ये देखकर कि उसके मालिक ने उसकी मालकिन के अनुरोध पर उसे माफ कर दिया है, मुस्कुराया। वह अपनी योजना की सफलता से प्रसन्न थी।
हालांकि उसकी मुस्कुराहट ईदान की नजर से बच नहीं पाई। ईदान ने कसम खाई कि अगर अगली बार उसने कुछ गलत किया तो अरेबेल उसे बचा नहीं पाएगी। C-172 लोमड़ी के बच्चे का नामकरण। वैसे हम अभी भी उसके लिए कोई नाम नहीं सोच पाए हैं। अरेबेल ने अचानक ईदान की ओर मुड़ते हुए और लोमड़ी के बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा। वास्तव में सहमत ईदान हूँ। उनकी बातचीत सुनने के बाद सिएरा और यूलिया ने अंततः लोमड़ी के बच्चे पर ध्यान दिया। इससे पहले उन्होंने सोचा था कि लोमड़ी का बच्चा सिर्फ एक हमशक्ल था जिसने ऐसा रूप धारण कर लिया था। हालांकि जोड़े की बातों से उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था, क्योंकि डॉपेलगैंगर्स के पास पहले से ही अपने नाम थे, नेड और बेरा। क्या वह हमशक्ल नहीं है? यूलिया ने अभी भी अपने हमशक्ल को गले लगाते हुए पूछा। नहीं, अरेबेल ने उन्हें लोमड़ी का बच्चा दिखाते हुए उत्तर दिया, जिसने दूसरों को ऐसे झपकाया मानो उन्हें पहली बार देख रहा हो, भले ही वह इतने समय से गुप्त रूप से उनका पीछा कर रही थी। फॉक्सी के बारे में क्या ख्याल है? लोमड़ी के बच्चे को देखकर अरेबेल ने ईदान को अपना नाम सुझाया। क्या ये बहुत बकवास नहीं है? शायद एक कैनन, ईदान ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया और अरेबेल ने उसके मजाक पर अपनी आंखें घुमा ली। गंभीर रहो, उसने ईदान को डांटा। ठीक है, ईदान ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया। और यह शुरू हो गया। उन्होंने कई संभावित नामों पर गौर किया। यहां तक कि अन्य लोग भी इसमें शामिल हुए और अपने विचार पेश किए, लेकिन ईदान और अरेबेल ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। कभी कभी लोमड़ी भी सुझाए गए नामों को अस्वीकार करते हुए अपना सिर हिला देती थी। हे, आप अपने पालतू जानवर के लिए कोई नाम नहीं चुन सकते? मुझे नहीं पता कि आप भविष्य में अपने बच्चे के लिए कैसे नाम चुनेंगे। एस्मा ने मजाक किया और इससे जोड़े को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और बाकी लोग उनकी अजीबता को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। कोको के बारे में क्या ख्याल है? ईदान ने सुझाव दिया। मुझे ये पसंद है। आपके बारे में क्या? अरेबेल ने लोमड़ी से पूछा, और लोमड़ी, जो पहले से ही अंतहीन चर्चा से थक चुकी थी, ने ये नाम सुना, महसूस किया कि यह इतना बुरा नहीं था, और उसने अपना सिर हिलाया, सहमति व्यक्त की और अंततः इस बातचीत को समाप्त करना चाहा। ठीक है, तो अब से तुम्हारा नाम कोको है, अरेबेल ने मुस्कुराहट और राहत के साथ कहा। डिंग के लिए एक नाम लोमड़ी शावक को चुना गया है, कोको, सिस्टम ने कहा, और लोमड़ी शावक की स्थिति में नाम पंक्ति में एक खाली स्थान पर एक नया नाम दिखाई दिया, कोको। अराबेल ने लोमड़ी के बच्चे को जमीन पर गिरने दिया, लेकिन वह अराबेल का साथ नहीं छोड़ना चाहता था और ईदान की ओर तिरछी नजर से देखते हुए उसका पीछा करता रहा। दोपहर के भोजन के दौरान हर कोई यह जानने को उत्सुक हो गया कि निमो क्या कर रहा है। उन्होंने अपना ध्यान ईदान की ओर लगाया और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। हालांकि उन्होंने बस अपने कंधे उचकाए और सुझाव दिया कि वे प्रतीक्षा करें और स्वयं देखें। ईदान खुद थोड़ा घबराया हुआ था। अब सब कुछ निमो पर ही निर्भर था। सिस्टम स्वयं पूर्ण गारंटी नहीं दे सका। उसने केवल निमो का उल्लेख किया, ये देखते हुए कि उसे पहले से ही सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए थे, और यह उस पर निर्भर था कि वह उनका उपयोग कैसे करेगा। सभी ने निमो को परेशान न करने और उसके लौटने का इंतजार करने का फैसला किया। समय बीतता गया, और जल्द ही सभी लोग घबराने लगे, क्योंकि निमो अभी भी प्रकट नहीं हुआ था। एस्मा, मैं आपके अनुरोध के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। कृपया फिर से सोचें और आज रात मुझे अपना अंतिम उत्तर दें, अरेबेल ने एक मानसिक लिंक के माध्यम से एस्मे को संबोधित किया। इस जोड़े को हमशक्ल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हुए लगभग एक सप्ताह बीत चुका है। आज रात अरेबेल और ईदान को अपने दूसरे सितारे बनाने के लिए सिस्टम पॉइंट्स का उपयोग करने और दूसरे अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का अवसर मिलेगा। अरेबेल की बातें सुनकर एस्मा थोड़ी खुश हुई, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से भी लिया। उसने जोड़े के साथ दूसरी दुनिया में जाने के अपने फैसले के बारे में ध्यान से सोचने का फैसला किया। एक साथ बिताए इन कुछ दिनों के दौरान उसने उनके बारे में और अधिक सीखा और उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। एस्मा को उनका अनुसरण करने में कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि जोड़े ने उनके सवाल का कोई निश्चित जवाब नहीं दिया। एस्मा को यह भी नहीं पता था कि दंपति उसे अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं। वह अच्छी तरह से समझ गई थी कि कोई भी जोड़ा उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरी दुनिया में नहीं ले जा सकता है, यह उस तरह से काम नहीं करता है। दोपहर तक ऐसा नहीं हुआ कि निमो ने आखिरकार अपना तंबू छोड़ दिया। उसके दाहिने कंधे पर एक छोटा जानवर लेटा हुआ था, जो बहुत थका हुआ लग रहा था। निमो खुद भी कुछ अलग नजर आ रहे थे। उसने अपना लबादा उतार दिया और अब हर कोई कोहनी के नीचे उसके दाहिने हाथ की अनुपस्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था।
वह कृत्रिम हाथ पहनता था, लेकिन अब बाहर जाने से पहले उसने इसे पूरी तरह उतार दिया। हालांकि निमो ने अपना फैंसी मास्क नहीं हटाया और उसे पहनना जारी रखा। इसके अलावा सभी ने देखा कि निमो की पसंदीदा ढाल, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था, गायब थी। उसने अपने बाएं हाथ में अपनी तलवार म्यान में रखी हुई थी। निमो दूसरों की नजरों को अपनी ओर महसूस करते हुए शांति से उनके पास आया और एक खाली सीट पर बैठ गया। कैसा चल रहा है? तैयार है? ईदान ने पूछा, जिस पर निमो ने शांति से सिर हिलाया। मुझे भूख लगी है, निमो ने एक मानसिक लिंक के माध्यम से कहा। अच्छा, उपस्थित सभी लोगों ने उत्तर दिया, जिससे निमो और छोटे जानवर को प्रतीक्षा के मौन में खाने की अनुमति मिल गई। छोटा जानवर कोको को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, जो अरेबेल के बगल में बैठा था। वह उसके पास दौड़ना चाहती थी, लेकिन कोको ने उसे कुछ संकेत देते हुए एक आंख झपकाई। जानवर को तुरंत समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ, और उसी क्षण से उसने ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे कि वह कोको को नहीं जानती। बेशक अन्य लोग उनकी बातचीत को नोटिस करने और उनकी हरकतों पर हंसने से खुद को नहीं रोक सके। पर्याप्त खाने के बाद निमो ने आह भरी, अपनी तलवार उठाए और जानवर को कंधा देते हुए अंततः टेम्पल गार्जियन से लड़ने के लिए, जेमिनिया से लड़ने के लिए बाधा की ओर बढ़ गया। दूसरों की नजर में निमो ने आत्मविश्वास से जानवर के साथ बाधा को तोड़ दिया, जिसे रोका नहीं गया था। अनुबंध के कारण जानवर निमो का एक अभिन्न अंग बन गया था, इसलिए बाधा उसे रोक नहीं सकी। निमो को कोई जल्दी नहीं थी, वह इत्मीनान से आगे बढ़ रहा था, जेमिनिया के पास। जेमिनिया कल से ही निश्चल शांति के साथ इस पल का इंतजार कर रही थी। उनके जैसे व्यक्ति के लिए निष्क्रियता में एक दिन बिताना मुश्किल नहीं था। हर बार जब मंदिर उसके क्षेत्र में आता था, भले ही कोई उम्मीदवार न हो, उसे चौक में इंतजार करना पड़ता था। और इन सभी वर्षों में केवल कुछ ही लोग इस बिंदु तक पहुंचने और इसका सामना करने में कामयाब रहे हैं। जेमिनिया के लिए सबसे यादगार उम्मीदवार एक उच्च योगिनी थी। विडंबना यह है कि वह उन नवयुवकों की गुरु थी जो अब उसे चुनौती दे रहे थे और जिन पर उसे आशा भी टिकी हुई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि हाई एल्फ सभी उम्मीदवारों में सबसे मजबूत था। जेमिनिया ने इस समूह से पहली बार मिलने पर अपना रूप धारण किया। जेमिनिया और निमो ने एक दूसरे को देखा और आगामी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। सी 173 कौन बेहतर है, ईदान या निमो? जेमिनिया और निमो ने एक दूसरे को देखा और आगामी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। जेमिनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के निमो का रूप धारण कर लिया। इस क्षमता के साथ वह सिर्फ एक महिला ही नहीं, बल्कि किसी भी प्राणी का रूप ले सकती थी। निमो ने उसकी हूबहू प्रतिकृति देखी। कोई मतभेद नहीं थे। निमो, तुम सही थे, इजी ने अचानक निमो की ओर मुड़ते हुए कहा। वह हमारे अनुबंध की नकल कर सकती है। मैं स्पष्ट रूप से उसके साथ एक जुड़ाव महसूस करता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मैं आपके साथ करता हूँ। नन्हा जानवर भी उसी अनुबंध को महसूस करते हुए कांप उठा, जिसकी उसे इन दिनों पहले ही आदत हो चुकी थी। वह इस तरह के एक और अनुबंध के सामने आने पर असहज महसूस कर रही थी, खासकर ये देखते हुए कि यह उसका पूर्वज था। जेमिनिया ने निमो का रूप धारण करके तुरंत उन दो अनुबंधों को महसूस किया जो उसके साथ जुड़े हुए थे। इन अनुबंधों पर उसके पास निमो के समान ही अधिकार था, इसलिए वह इस कनेक्शन का उपयोग करके उन्हें निमो की मदद करने से रोक सकती थी, उनके प्रयासों को विफल कर सकती थी। जेमिनिया ने निमो के शरीर में एक विचित्रता भी देखी। स्वयं निमो के विपरीत, जब जेमिनिया ने अपना रूप धारण किया, तो उस जादू का प्रभाव जिसने निमो को मारने की कोशिश की लेकिन डार्क डैगर्स द्वारा दबा दिया गया, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। निमो और बाकी सभी की आंखों के सामने उसके हमशक्ल का खोया हुआ हाथ फिर से जीवित होने लगा, जिससे आश्चर्य और घबराहट हुई। कुछ ही सेकंड में हमशक्ल के शरीर की सभी चोटें गायब हो गईं। न केवल हाथ वापस बढ़ गया, बल्कि विकृत चेहरा, जिसे उसने मास्क के पीछे छिपाया था, पूरी तरह से ठीक हो गया। जेमिनिया ने उत्सुकतावश अपना नया हाथ उठाया और उसकी जांच करने के बाद उसी हाथ से अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। निमो थोड़ा झेप गया, लेकिन उसने अपने हमशक्ल के पास आगे बढ़ने से खुद को रोक लिया, जैसा कि उसने पिछली बार किया था। इस बार उसने ये समझकर खुद को रोक लिया कि उसके भेष में उसके सामने कौन खड़ा है। जब जेमिनिया ने अपना मुखौटा हटाया, तो निमो का स्वस्थ चेहरा सामने आया। बिना किसी अपवाद के सभी ने पहली बार उसका चेहरा देखा। निमो के छोटे काले बाल और गहरी आंखें थीं, जिनका रंग दूर से स्पष्ट रूप से पहचाना नहीं जा सकता था। अप्रत्याशित रूप से निमो का चेहरा बहुत आकर्षक निकला। यह ईदान जितना ही सुंदर था, और यदि आप बारीकी से देखें, तो आप बता सकते हैं कि निमो ईदान से थोड़ा अधिक सुंदर था।
निमो ने जब वह चेहरा देखा तो दंग रह गया। निमो को अपनी भयानक चोटों के बिना नहीं पता था कि वह कैसा दिखता है, और अब जब उसने अंततः खुद को देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि यह वास्तव में वह था। यह चेहरा उसके जैसे व्यक्ति के लिए बहुत सुंदर था। दूसरी ओर इज़ी, निमो की भयानक चोटों के बिना उसके चेहरे से पूरी तरह खुश थी। वह उससे नजरें नहीं हटा पा रही थी। इस दृश्य को देखने वाली महिलाएं बारी बारी से निमो को देखती रही और ईदान को देखती रही, मानो दोनों लोगों की तुलना कर रही हो और ये तय करने की कोशिश कर रही हो कि उनमें से कौन अधिक आकर्षक है। ईदान जो कुछ हो रहा था उससे परेशान हो रहा था। लोमड़ी का बच्चा एक सच्चे पेशेवर की तरह ऐसे अद्भुत क्षण को चूकना नहीं चाहता था। उसने अपना कैमरा निकाला। इससे सिएरा और यूलिया को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह बिना रुके एक के बाद एक तस्वीरें लेती रही। उसने अधिकांश तस्वीरें निमो के हमशक्ल को लक्ष्य करके कैमरे से ली। लोमड़ी के बच्चे ने कल्पना की कि कैसे वह इन महिलाओं के साथ और खुद निमो के साथ मिठाइयों के बदले इन तस्वीरों का आदान प्रदान करेगी। कोई अपराध नहीं, ईदान, लेकिन निमो निश्चित रूप से अधिक सुंदर है। यूलिया सबसे पहले बोलने वाली थी। वह अभी भी बिल्ली के रूप में अपने दोहरे को गले लगा रही थी। जैसा कि ईदान ने देखा, जब से उसने उसे देखा था तब से उसने उसे जाने नहीं दिया था। लेकिन मेरे लिए ईदान बेहतर है, एस्मा ने अपनी राय व्यक्त की। ईदान बेहतर है, अरेबेल ने आत्मविश्वास से कहा। अरे तुम, जिसने दुनिया को गुलाबी रंग में देखना शुरू किया, बेशक तुम्हारा प्रेमी अधिक सुंदर है। अरेबेल की प्रतिक्रिया पर सिएरा मुस्कुरा दी। मैं अपना वोट निमो को देता हूँ। धिक्कार है। 2/2। फिर कैसा ड्रॉ, एस्मा ने संक्षेप में कहा, और सभी ने एक सुर में सिर हिलाया। ईदान अवाक होकर यह दृश्य देखता रहा। जेमिनिया ने अपना मुखौटा उतारकर एक तरफ फेंक दिया, ये सोचते हुए कि उसे अब इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अचानक वह ठिठक गई, भौहें सिकुड़ने लगी, और फिर कुछ अविश्वसनीय एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने निमो को अविश्वास से देखा। हालांकि जेमिनिया जल्द ही शांत हो गई और उस पर हंसने लगी। किसने सोचा होगा कि तुम उनके वंशज बनोगे? कैसी विडंबना है, उसने सोचा। उसका आश्चर्य और सदमा निमो की रक्तरेखा के कारण था, जिसे इस समय सील कर दिया गया था और शाप दिया गया था। अपनी आखिरी मुलाकात में वह निमो के खून को भी नहीं पहचान पाई थी, लेकिन अब जब उसने उसका रूप ले लिया है, तो वह उसके बारे में बहुत कुछ जान चुकी है। निस्संदेह जेमिनिया को निमो की वंशावली से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वह कौन था, इसका एहसास उसे आश्चर्यचकित कर गया। तथ्य यह है कि रेन कबीले के एक वंशज ने पिछले राजा द्वारा छोड़े गए सिंहासन पर दावा किया था। वह उसे हंसाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि पिछला राजा उन लोगों में से एक था जिन्होंने रेन कबीले को पतन के लिए प्रेरित किया था। उसी समय जेमिनिया को ऐसा होते हुए देखने की इच्छा हुई। रेन कबीले के वंशज के रूप में वह सिंहासन ग्रहण करेंगे। जेमिनिया को पता था कि निमो के लिए सिंहासन एक अवसर था जो उसे अपने वंश पर लगे अभिशाप को हटाने में मदद कर सकता था। जेमिनिया ने अब और भी अधिक आशा के साथ निमो को देखा। जेमिनी के व्यवहार में अचानक आए बदलाव को देखकर निमो ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि शांति से आगे के घटनाक्रम का इंतजार किया। अच्छा, क्या हम शुरू करें? जेमिनिया ने अजीब आवाज में निमो के बारे में पूछा। एक ओर वह समझ गया कि यह शायद उसकी आवाज थी, लेकिन दूसरी ओर उसने इस विचार को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि लिम्बो में जागने के बाद से उसने इसे कभी नहीं सुना था। निमो तुरंत हरकत में आ गया। उसने अपने कंधे पर बैठे छोटे जानवर को देखा और उसकी ओर सिर हिलाया। जानवर ने बदले में निमो को देखा, फिर जेमिनी को, और निर्णय लेते हुए उसके कंधे से कूद गया। हालांकि जमीन पर पहुंचने से पहले वह हवा में मडरा गई और रूपांतरित होने लगी। उसका शरीर काले कीचड़ में बदलना शुरू हो गया। उसी तरह जैसे मृत परफेक्ट डोपेलगैंगर्स आमतौर पर डोपेलगैंगर 1 की केंद्रीय परत में बदल जाते हैं। ये काला कीचड़ निमो के हाथ के छूटे हुए हिस्से से चिपक गया, और जल्द ही यह निमो के दाहिने हाथ में बदल गया, और इसका निष्पादन इतना दोषरहित था कि कोई भी यह नहीं बता सका कि यह असली हाथ था या नहीं। फिर निमो ने अपनी अंदर की जेब से वह निकाला जो ईदान ने उसे दिया था। उसे बाहर खींचकर देखने पर निमो ने जोर से निगल लिया। उसने अपने हाथों में जो पकड़ा हुआ था वह कागज के एक छोटे टुकड़े जैसा लग रहा था, जिस पर कुछ अजीब प्रतीक अंकित थे। निमो ने प्रार्थना की कि ईदान और रहस्यमय सिस्टम ने उसे जो योजना प्रस्तावित की थी वह सफल हो। उसने अपनी आत्मा की शक्ति को कागज के एक छोटे से टुकड़े में डाल दिया, जिसे ईदान ने तावीज कहा। जैसे ही उसने ऐसा किया, तावीज चमक गया और फिर टूट गया, और उस पर अंकित शिलालेख हवा में चमकने लगे। ये शिलालेख तेजी से निमो के शरीर में चले गए और उस पर स्थिर हो गए।
डिंग, अस्थायी सील रिलीज तावीज सक्रिय कर दिया गया है। अवधि 30 सेकंड है, फिर सील बहाल हो जाएगी। निमो ने सिस्टम की अभी भी अपरिचित आवाज सुनी और उस पल उसे लगा कि उसके अंदर कुछ जाग रहा है। संपर्क करें टीओएस सुप्रीम हस्बैंड सिस्टम और सर्वोच्च पत्नी प्रणाली C174 जागृति, दमन और डार्क डैगर्स कार्रवाई में। डिंग, अस्थायी सील रिलीज तावीज सक्रिय कर दिया गया है। अवधि 30 सेकंड है, फिर सील बहाल हो जाएगी। निमो ने सिस्टम की अभी भी अपरिचित आवाज सुनी और उस पल उसे लगा कि उसके अंदर कुछ जाग रहा है। उसी समय निमो को एक शक्तिशाली नई शक्ति से आने वाली दमनकारी नजर और दबाव महसूस हुआ। इस शक्ति ने उस चीज का विरोध किया जो उसके अंदर जागने की कोशिश कर रही थी। निमो ने खुद को इस संघर्ष के बीच में पाया और उसे इस एहसास ने जकड़ लिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका कमजोर शरीर इसका सामना नहीं कर पाएगा। ईदान, अरेबेल और यूलियालिया समझ नहीं पा रहे थे कि निमो के साथ क्या हो रहा है। उन्हें भी इस दमनकारी शक्ति का एहसास हुआ। हालांकि एस्मा और सिएरा को तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। अजीब बात है, क्या ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया नहीं है? एस्मा ने सिएरा से पूछा और सिएरा ने निमो से नजरें हटाए बिना बस उसकी सहमति में सिर हिलाया। लेकिन इसमें कुछ अजीब बात थी। आखिरकार एक और दमनकारी शक्ति पुनर्जन्म की प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रही थी, निमो की रक्तरेखा को उच्च क्षेत्र में जाने और रक्तरेखा डोमेन के साथ संबंध स्थापित करने से रोक रही थी। यह देखने के बाद कि निमो के साथ क्या हो रहा था, जेमिनिया तुरंत समझ गया कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। एक ओर वह उसके साहस की प्रशंसा करती थी, लेकिन दूसरी ओर वह दया से भर जाती थी। अंत में जेमिनिया ने हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे निमो को खुद को यह दिखाने का मौका मिला कि उसने इतना जोखिम भरा कदम क्यों उठाया। निमो को उन दो ताकतों का विरोध करने के लिए संघर्ष करना पड़ा जो उसके शरीर को अंदर से बाहर तक नष्ट करने के लिए तैयार थी। हालांकि केवल कुछ ही सेकंड बीते थे, लेकिन निमो के लिए समय अनंत तक खींचता हुआ प्रतीत हो रहा था। दोनों सेनाओं ने एक दूसरे के विरुद्ध जमकर युद्ध किया। उनमें से कोई भी झुकना नहीं चाहता था। एक मुक्त होने की कोशिश कर रहा था और दूसरा उसे दबाने की कोशिश कर रहा था। और इस संघर्ष की गर्मी में निमो को एक अजीब सी पुकार महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसे बुला रही हो, उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही हो। जब निमो का पूरा ध्यान इस कॉल पर केंद्रित हुआ तो उसे लगा कि कोई तीसरी ताकत उस तक पहुंचने की बेताब कोशिश कर रही है। हालांकि जो शक्ति उसे जगाने की कोशिश कर रही थी, उसे रोक रही थी और उसे रोक भी रही थी। तीव्र संघर्ष के परिणामस्वरूप तीसरी शक्ति भारी शक्ति की बाधा को तोड़ने और निमो के साथ एक नाजुक संबंध स्थापित करने में कामयाब रही। उस समय निमो एक पल के लिए स्तब्ध हो गया क्योंकि उसके दिमाग में एक छोटी सी जानकारी भर गई। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद निमो को एहसास हुआ कि कौन सी ताकतें इतनी भयंकर लड़ाई कर रही थी और ये तीसरी ताकत कौन सी थी जिसने अभी अभी उसके साथ संबंध स्थापित किया था। निमो को तुरंत अपनी स्थिति याद आ गई, जिसे तथाकथित ईदान और अरेबेल प्रणाली द्वारा प्रदर्शित किया गया था। उनके स्टेटस में उनके रक्तरेखा के साथ एक रेखा थी जो अज्ञात बनी हुई थी, लेकिन ये कहा गया था कि इसे सील कर दिया गया था और साथ ही शापित भी किया गया था। ताबीज के लिए धन्यवाद। निमो ने अस्थायी रूप से इस सील को हटा दिया जो उसकी रक्तरेखा को रोक रही थी। जो उसके अंदर जगाने की कोशिश कर रहा था वह उसका खून बन गया, और जो उसे दबा रहा था वह अभिशाप बन गया। तीसरी शक्ति जिसने उसके साथ संबंध स्थापित किया था उसे ब्लडलाइन डोमेन कहा जाता था। निमो और ब्लडलाइन डोमेन के बीच कनेक्शन इतना कमजोर था कि उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं मिल सकी। हालांकि जैसे ही उन्होंने ये संबंध स्थापित किया और कुछ जानकारी प्राप्त करना शुरू किया, उनके हाथों के पीछे काले निशान दिखाई देने लगे। जल्द ही उसके सामने दो जेट काले खंजर आ गए, जिनके ब्लेड और हैंडल दरारों से भरे हुए थे। ये डार्क डैगर्स थे जो उस समय जागृत हो गए थे जब निमो ने ब्लडलाइन डोमेन के साथ संबंध स्थापित किया था। भाड़ में जाओ, यहाँ क्या हो रहा है? अचानक निमो को एक कर्कश आवाज सुनाई दी जिसने उसे एक बुरे आदमी की आवाज की याद दिला दी। क्या आप अभी भी जीवित हैं? आवाज ने निमो को संबोधित करते हुए पूछा। क्या आप जीने से थक गए हैं अगर आप इसे दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं? बूढ़े आदमी की कर्कश आवाज जारी रही। ऐसा लगता है कि इस बार आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, पिछली बार की तरह गुस्से और आवेश में नहीं। क्या आप चुप हैं? खैर, मैं खुद पता लगा लूंगा। और इन शब्दों के साथ निमो को लगा कि अचानक उसके सिर में कुछ टकराया है और उसे थोड़ा चक्कर आ गया। हो, क्या आश्चर्य है! हा 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 हा, बूढ़े आदमी की हंसती हुई आवाज सुनाई दी।
आवाज ने सोचा, ये कितने अफसोस की बात है कि समय सीमित है, और मैं इन दो अजनबियों से बात नहीं कर पाऊंगी और मिल नहीं पाऊंगी। मुझे कसकर पकड़ लो, लड़के, मैं तुम्हें ये परीक्षा पास करने में मदद करूंगा। एक आवाज ने कहा, और अगले ही पल दो काले खंजर उड़कर निमो की हथेलियों में आ गिरे। उसने सहजता से अपनी पूरी ताकत से उन्हें निचोड़ लिया। समय लगभग खत्म हो चुका है। निमो को ऐसा लगा जैसे जिन शिलालेखों ने उसे अस्थायी रूप से सील हटाने में मदद की थी, वे ढहने लगे थे, और जो शक्ति जागने की कोशिश कर रही थी वह पहले से ही कम होने लगी थी। आराम करो, बच्चे, और मुझे थोड़ी देर के लिए अपने शरीर का उपयोग करने दो। यह अभी या कभी नहीं है, निमो ने सोचा, और सभी संदेहों को एक तरफ रखकर उसने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया, अपने शरीर का नियंत्रण इस आवाज पर स्थानांतरित कर दिया। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह आवाज उन दो खंजरों की है, और यह जानकर उसे सुखद आश्चर्य हुआ। निमो दो डार्क डैगर्स की अचानक उपस्थिति से बहुत आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि कल ईदान ने सिस्टम के माध्यम से प्राप्त जानकारी उसके साथ साझा की थी। ये डार्क डैगर्स और रहस्यमय रक्तरेखा के बारे में था जिसे सील कर दिया गया था और शाप दिया गया था, जिसकी पुष्टि उसकी स्थिति पर सिस्टम के डेटा से हुई थी। ईदान ने उसके साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और उसे बताया कि जेमिनिया को हराने की सारी उम्मीद उसकी रहस्यमयी वंशावली पर टिकी है। उसने उसे एक तावीज भी दिया जो उसे अस्थायी रूप से सील हटाने में मदद करेगा। हालांकि ईदान को नहीं पता था कि उसके बाद वास्तव में क्या होगा। उन्होंने निमो को केवल सिस्टम पर भरोसा करने की सलाह दी, क्योंकि यह उसका विचार था, उसका नहीं। ईदान खुद इस मामले में पूरी तरह से सिस्टम पर निर्भर है। ईदान ने यह भी चेतावनी दी कि शायद सील हटाने के कारण डार्क डैगर्स, जो इस समय निष्क्रिय अवस्था में थे, जाग सकते हैं, जो अभी हुआ। लेकिन ईदान का सबसे बड़ा डर जादू के अवशिष्ट प्रभाव था, जिसने उसके शरीर को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया और उसके घावों को ठीक होने से रोक दिया। ईदान को डर था कि सील हटाने और डार्क डैगर्स को जगाने से जादू सक्रिय हो सकता है, जो निमो को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ईदान की चिंताओं को सुनकर निमो आश्चर्यचकित थी, लेकिन साथ ही उन्हें सुनकर खुशी भी हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह किसी भी घटनाक्रम के लिए तैयार हैं और इस परीक्षा को पास करने के लिए जोखिम लेने से नहीं डरते। अरे, अब हम इस अभिभावक को दिखाएंगे कि हर कोई इस बुरे आदमी से क्यों डरता था। एक आवाज गूंजी, और निमो एक काले धब्बे की तरह हवा में गायब हो गया। निमो के हाथों में डार्क डैगर्स देखकर भयभीत जेमिनिया के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। उनकी गति, ताकत और क्षमताएं पहले से ही स्वर्ण रैंक से परे थी। जेमिनिया निमो में रेन कबीले के छायाचित्रों को स्पष्ट रूप से देख सकता था, जिनसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग भी डरते थे। लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा डराया वह था डार्क डैगर्स। उसने व्यक्तिगत रूप से डार्क वेपन्स की भयावहता का अनुभव किया था और उनके बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थी। अफवाहों के अनुसार, पवित्र हथियारों के विपरीत, जिनकी अपनी चेतना होती है जो उनके अंदर उत्पन्न होती है, डार्क वेपन्स के पास मूल रूप से अपना स्वयं का दिमाग नहीं होता है। ऐसा माना जाता था कि डार्क वेपन्स को अपने पहले मालिकों की मृत्यु के बाद ही चेतना प्राप्त हुई थी। ये ऐसे राक्षस थे जिनसे कई लोग डरते थे, यहां तक कि प्रसिद्ध विश्व राजा भी। और अब डार्क वेपन्स में इन्हीं राक्षसों की चेतना समाहित थी। जेमिनिया निमो से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी, लेकिन वह उसके भयानक हथियार के सामने असहाय नहीं रहने वाली थी। इसलिए उसने अपनी सभी सीमाएं तोड़ दी और निमो के अचानक हमले को रोकने में सक्षम हो गई, जिसके हाथों में काले खंजर थे। मेरी हार हुई। जेमिनिया ने हार स्वीकार कर ली। C-175 ब्लडलाइन डोमेन, मेरी हार हुई। जेमिनिया ने हार स्वीकार कर ली। जब जेमिनिया ने हार मान ली, तो निमो ने अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल करते हुए पीछे छलांग लगा दी। उस क्षण उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। हालांकि वह जीत गया था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि यह उसकी योग्यता नहीं, बल्कि डार्क डैगर्स की योग्यता थी। उन्हें जीत का स्वाद नहीं बल्कि निराशा ही हाथ लगी। ओह, युवा लोग, आवाज ने निमो की उदास मनोदशा को देखते हुए थोड़ी व्यंग्यात्मकता के साथ कहा। जाते रहो, लड़के, और अपने युवा साथियों के करीब रहो। जब आप जो चाहते हैं उसे हासिल कर लें, तो मैगेलिया जाएं, एक जगह जिसे मृत आत्माओं का सागर कहा जाता है, और यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप उसकी विरासत प्राप्त कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए आशा करता हूं, लड़के। खत्म किए बिना, बुरे आदमी की आवाज धीमी हो गई, और इसके साथ डार्क डैगर्स अंधेरे कणों में विघटित होकर गायब हो गए, केवल दो काले निशान छोड़ गए, जो जल्द ही गायब हो गए। उसी समय निमो को उस नाजुक संबंध का एहसास हुआ जो ब्लडलाइन डोमेन के विच्छेद के कारण बना था। उसे तेज दर्द हुआ, जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका और गिर पड़ा।
वह छोटा जानवर जिसने इस समय निमो की नई अर्जित क्षमता के प्रभाव में निमो के खोए हुए हाथ का रूप ले लिया, होश खो बैठा और निमो के हाथ से गिर गया और अपने प्यारे बिल्ली के बच्चे के रूप में वापस आ गया। जेमिनिया ने देखा कि बिल्ली का बच्चा बेहोश हो गया है। वह उसके पास गई, धीरे से उसे गले लगाया और तुरंत उसकी स्थिति की जांच करने लगी। उसे एक रहस्यमय शक्ति की उपस्थिति महसूस हुई जिसने छोटे जानवर के शरीर को नष्ट करना शुरू कर दिया। घबराते हुए उसने उस शक्ति को मिटाने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग किया। इस प्रकार आगे की क्षति को रोका। फिर उसने अपना ध्यान निमो की ओर लगाया। पहले क्षण से ही उसने उसके शरीर के सभी क्षतिग्रस्त हिस्सों पर इस बल के निशान देखे और तुरंत समझ गई कि यह कहां से आया है। अपना सिर हिलाते हुए उसने अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करके उस शक्ति को थोड़ा नियंत्रित किया जो नियंत्रण से बाहर होने लगी थी, जिससे निमो को ठीक होने का समय मिल गया। निमो की हालत बिल्ली के बच्चे से भी बदतर थी। जेमिनिया ने देखा कि यह शक्ति उसके शरीर में लंबे समय से मौजूद थी और इतनी गहराई तक व्याप्त थी कि लिम्बो की सीमित अवस्था में होने के कारण भी वह निमो को इससे छुटकारा पाने में पूरी तरह से मदद नहीं कर सकी। क्योंकि यह एक छोटे जानवर के साथ था, वह केवल लक्षणों को कम कर सकती थी और इस बल को उग्र होने और बढ़ने नहीं दे सकती थी। जो कोई भी देख रहा था वह पूरी तरह से स्तब्ध था और एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। वे अपने सामने घटित दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध लग रहे थे। कुछ सेकंड पहले ईदान और अरेबेल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एस्मा को देख रहे थे, तभी उसने डार्क डैगर्स को आते देखा। वह उनकी ओर इशारा कर रही थी, कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वह बहुत हैरान थी। लेकिन एस्मा तब और भी आश्चर्यचकित हो गई जब उसने अरेबेल की ओर देखते ही उसकी मुस्कुराहट पर ध्यान दिया। और फिर एस्मा को पता चला कि उस जोड़े को पता था कि निमो के पास डार्क डैगर्स है। अंत में हर कोई खामोश हो गया, यहाँ तक कि ईदान और अराबिल ने भी ये देखकर अपनी सांसें रोक ली कि लड़ाई कैसे खत्म हुई। हालांकि सब कुछ 1 मिनट से भी कम समय में हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत अधिक समय बीत चुका है। दंपत्ति निमो की ओर भागना चाहते थे, लेकिन बैरियर ने उनमें से किसी को भी अंदर जाने से रोक दिया, जबकि कोई अंदर था। क्या निमो को क्या हुआ? यूलियालिया ने अंततः अपनी स्थिति की चिंता से उबरते हुए कहा। जवाब में एक शब्द भी नहीं कहा गया, हर कोई सदमे से उबर रहा था। तुम्हें पता है कि उसके साथ क्या हुआ था, है ना? यूलियालिया ने ईदान और अरेबेल से कहा। हमें पता नहीं, अरेबेल ने चिल्लाकर कहा, हालांकि उसे और ईदान को कुछ अनुमान था। लेकिन ये सिर्फ अनुमान थे, सच्चाई नहीं, इसलिए अरेबेल ने ऐसे दिया जवाब। निमो वंश ने तथाकथित पुनर्जन्म से गुजरने की कोशिश की, लेकिन एक अन्य ताकत ने इस प्रक्रिया को रोक दिया। सियरा ने यूलिया को ध्यान से देखते हुए कहा। और पुनर्जन्म क्या है? यूलिया ने हैरान होकर पूछा। उफ, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आप एक योगिनी हैं और आपका वंश निचले क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन उच्च जातियों के लिए यह एक सामान्य बात है। और यही वह चीज है जो निचली जातियों को उच्च जातियों से अलग करती है। निचले क्षेत्र को उच्च से अलग करता है, सियरा ने उत्तर दिया। रक्तरेखा का मार्ग 2 क्षेत्रों में विभाजित है, निचला और उच्चतर। और यह रक्तरेखा है जो निर्धारित करती है कि आप किस रैंक तक पहुंच सकते हैं। कम रक्तरेखा वाली निचली जाति के सदस्य के रूप में आप यूलिया मदद के बिना उच्च क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। आपकी रक्तरेखा आपको निचले दायरे तक ही सीमित करती है, सियरा ने कठोर सच्चाई बोली। यूलिया निश्चित रूप से मोटे तौर पर जानती थी कि उसकी वंशावली के साथ जब तक उसे तथाकथित कोटा नहीं मिलता, तब तक उसका उच्च क्षेत्र तक पहुंचना तय नहीं था। लेकिन अफवाहों को छोड़कर उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वास्तव में यह क्या था। श्रेष्ठ जाति के बच्चे तुरंत श्रेष्ठ वंशावली के साथ पैदा नहीं होते हैं। हर किसी की तरह वे निम्न वंशावली के साथ पैदा होते हैं। हालांकि जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, उनकी रक्तरेखा अपने आप विकसित होने लगती है। जब बच्चे एक निश्चित उम्र तक पहुंचते हैं, तो उनकी रक्तरेखा एक तथाकथित पुनर्जन्म से गुजरती है। इस समय वह निचले क्षेत्र से उच्चतर की ओर प्रवेश करती है, साथ ही बच्चे के शरीर को बदलती है और उसे उच्च क्षेत्र की प्रतिभा प्रदान करती है, जो निम्न की सभी सीमाओं को हटा देती है। क्षेत्र सियरा ने इस मुद्दे में यूलिया और दंपत्ति की रुचि को देखते हुए उन्हें निचले और उच्च क्षेत्रों के बीच के अंतर को विस्तार से समझाने का फैसला किया। इसके अलावा उच्च क्षेत्र में सफलता के साथ ब्लडलाइन तथाकथित ब्लडलाइन डोमेन के साथ संबंध स्थापित करती है। अरे रक्तरेखा डोमेन, एस्मा ने नाराजगी से कहा। प्रत्येक जाति का रक्तरेखा डोमेन अद्वितीय और अप्राप्य है, लेकिन साथ ही उनमें सामान्य विशेषताएं भी हैं।
यदि हम विवरण में जाते हैं तो इसमें काफी समय लगेगा। निम्नलिखित को याद रखना महत्वपूर्ण है। उच्चतम क्षेत्र तक पहुंचने के लिए आपको अपना रास्ता ढूंढने, पुनर्जन्म के माध्यम से जाने और अपना स्वयं का रक्तरेखा डोमेन बनाने की आवश्यकता है। अधिकांश प्राणियों के लिए ये लगभग असंभव कार्य है। केवल कुछ ही ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। उच्च दायरे तक पहुंचने का दूसरा तरीका पहले से मौजूद ब्लडलाइन डोमेन के साथ किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करना है जो पहले से ही उस डोमेन से जुड़ा हुआ है। इस कनेक्शन के लिए धन्यवाद। आप पुनर्जन्म से गुजर सकेंगे और उच्च लोक तक पहुंच प्राप्त कर सकेंगे। यूलियालिया के लिए यह वास्तव में एक आश्चर्यजनक खोज थी, और वह सिएरा की उसके साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए बेहद आभारी थी। अब उसे समझ आने लगा था कि इस कोटा के बारे में जो उसने पहले सुना था वह क्या था। जहां तक आप लोगों की बात है, मैं आपको चेतावनी देता हूं, यदि आप जुनूनिया में इस जगह से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं, तो दिव्य महाद्वीप को अपना संभावित दुश्मन माने। सिएरा ने चेहरे पर गंभीर भाव लाते हुए कहा। एस्मा ने सिएरा की बातों से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। अरेबेल ने जो सुना उससे बहुत आश्चर्यचकित हुई। क्यों? उसने पूछा। बिना किसी अपवाद के, जुनूनिया दुनिया के सभी वाल्किरीज एक एकल ब्लडलाइन डोमेन से जुड़े हुए हैं, जिस पर वर्तमान वाल्किरी रानी का शासन है। प्राचीन काल में ऐसे कई डोमेन थे जो हमारे बीच संघर्ष का कारण बनते थे। परिणामस्वरूप एक युद्ध छिड़ गया और पहली रानी ने सभी डोमेन को हराकर शेष वाल्किरीज को एक एकल डोमेन में एकजुट कर दिया। तब से अपना स्वयं का डोमेन बनाने का कोई भी प्रयास देशद्रोह माना जाता है, और सभी वाल्किरीज जो इसमें सफल होते हैं, बिना किसी अपवाद के आकाशीय महाद्वीप के दुश्मन बन जाते हैं। जैसे ही उन्होंने इस छोटी सी दुनिया को छोड़ा, उन्हें पता चला कि वे अपने वंश के कारण पूरे महाद्वीप के दुश्मन बन सकते हैं। बेशक इस खबर ने उन दोनों को चौंका दिया। अराबेल, आपका ब्लडलाइन डोमेन से कोई संबंध नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपने पुनर्जन्म पारित किया है या नहीं, लेकिन दौर बदलने की आपकी क्षमता के कारण आपकी स्थिति पहले से ही काफी असामान्य है। शायद जब आप डायमंड रैंक तक पहुंच जाएंगे और उच्च क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, तो आप पुनर्जन्म से गुजरने में सक्षम होंगे। तब आप शायद अपना खुद का डोमेन बनाएंगे, जब तक कि निश्चित रूप से आप हमारे साथ संबंध स्थापित नहीं करते हैं। यदि आप अपना डोमेन बनाते हैं तो आप तुरंत सभी के दुश्मन बन जाएंगे। वल्किरीज। अंत में इन शब्दों के साथ सिएरा ने जोड़े को संबोधित अपना स्पष्टीकरण और चेतावनी समाप्त कर दी। हे, इतनी चिंता मत करो, छोटी बहन। चाहे आप कुछ भी चुने, आप हमेशा दूसरी दुनिया से हमारी छोटी बहन रहेंगी। हम आपकी स्थिति को समझते हैं, और भले ही हम इस दुनिया को छोड़ दें और आप अपने रास्ते जाने का फैसला करें, हम दुश्मन नहीं बनेंगे। एस्मा ने अरबेल की चिंता को देखते हुए उसे शांत करने की कोशिश की और यह स्पष्ट कर दिया कि वे दुश्मन नहीं बनेंगे, चाहे कुछ भी हो। एस्मा की बातें सुनकर और ये देखकर कि सिएरा ने अपने विचार साझा किए, अरेबेल उन दोनों की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकी। धन्यवाद बहनों, अराबेल ने बमुश्किल अपने आंसू रोकते हुए कहा, और उसकी कृतज्ञता ने सिएरा और एस्मा के दिलों को छू लिया, जिससे वे मुस्कुराने लगी। आखिरकार अरेबेल शायद ही कभी उन्हें बहनों के रूप में संबोधित करते थे। C-176 कुंजी और घोषणा। थोड़ी देर के बाद निमो अंततः अपने होश में आया और उस असहनीय दर्द पर काबू पा लिया जिसने उसके शरीर और आत्मा को जकड़ लिया था। जेमिनिया को धन्यवाद, जादू के प्रभाव से होने वाला दर्द उतना गंभीर नहीं था जितना उसे डर था। जैसा कि ईदान ने भविष्यवाणी की थी, जादू आखिरी क्षण में प्रकट हुआ था, जब निमो सबसे कमजोर स्थिति में था। निमो को एहसास हुआ कि उसने मंत्र की शक्ति को बहुत कम आंका था, और अगर जेमिनिया नहीं होता तो उसे नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हुआ होता। सबसे बुरी स्थिति में उसकी मृत्यु हो सकती थी। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? जब वह अभी भी निश्चल लेटा हुआ था तो उसने जेमिनिया की परिचित आवाज सुनी। अपना सिर उठाकर उसने लंबे काले बालों और काली पोशाक वाली उसी खूबसूरत महिला को देखा, वही छवि जो उसने अपनी आखिरी मुलाकात में बनाई थी। निमो ने एक मानसिक लिंक के माध्यम से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद जेमिनिया, आपकी मदद के बिना मुझे नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या हुआ। यदि यह क्षमता न होती तो निमो हमेशा की तरह एक मछली की तरह चुपचाप वहीं पड़ी रहती। अपने दिमाग में निमो की आवाज सुनकर जेमिनिया मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। तुम एक लापरवाह युवक हो, जेमिनिया ने चिल्लाकर कहा, लेकिन वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसे ये देखकर खुशी हुई कि निमो ठीक था, और वह उस कठिन परीक्षा से उबरने में कामयाब रहा, जो कई अन्य लोग नहीं कर पाए थे।
न केवल जेमिनिया बल्कि कई अन्य लोग भी इस पल का इंतजार कर रहे हैं जब कोई अंततः इस महत्वपूर्ण चरण से गुजरेगा। जेमिनिया को पता था कि हालांकि निमो ने अपनी कठिन परीक्षा पर काबू पा लिया है, लेकिन यह उसकी लंबी यात्रा की शुरुआत थी। जैसे ही आप चल सके, मंदिर जाएं और किट्टी को अपने साथ ले जाएं, जेमिनिया ने कहा। एक आरामदायक कुर्सी बनाई और निमो के बगल में आराम से बैठ गई और किट्टी को धीरे से सहलाना जारी रखा। कठिनाई से निमो बैठ गया और घावों और ऊर्जा को बहाल करने के लिए औषधि निकाली। जल्दी से उन्हें दबाकर उसने सारी सामग्री निगल ली और अपनी ऊर्जा उपचार पर केंद्रित करना शुरू कर दिया। उसे ठीक होने और चलने की क्षमता हासिल करने की जरूरत थी। जेमिनिया चुपचाप निमो को देखती रही, सोच में डूबी हुई। उसने कई चीजों के बारे में सोचा, अतीत को याद किया और कल्पना करने की कोशिश की कि निमो के लिए भविष्य क्या होगा। रेन कबीले के वंशज के रूप में निमो के कई दुश्मन होंगे, लेकिन कुछ सहयोगी होंगे। जेमिनिया ने बैरियर के पीछे इंतजार कर रहे अन्य लोगों की ओर देखा, यह पता लगाने की कोशिश की कि उनमें से कौन उसे धोखा दिए बिना अंत तक उसके साथ रहेगा। वहां दूसरी दुनिया का एक जोड़ा था, 2 वाल्किरीज और एक एल्फ। इदान, अरेबेल और यूलालियस के संबंध में जेमिनिया के पास उन पर विश्वासघात का संदेह करने का कोई कारण नहीं था। इसके विपरीत उसे यकीन था कि ये तीनों शायद उसके सबसे करीबी लोग बनेंगे। उनके व्यवहार से उसे एहसास हुआ कि वे शायद उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते थे, जिससे अधिकांश चिंताएं पहले ही दूर हो गईं। हालांकि जब वाल्किरीज की बात आई तो जेमिनिया इतना निश्चित नहीं था। निमो को यह एहसास हुआ कि अन्य लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उसने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया, हालांकि उसका शरीर अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उसने जेमिनिया की ओर देखा। यहाँ जेमिनिया ने शांत सोई हुई किटी को निमो को सौंपते हुए कहा। पहले तो वह उसे अपने साथ मंदिर में नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन जेमिनिया की जिद देखकर उसने धीरे से उसे अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया और अपने साथ चिपका लिया। आपको उसकी आवश्यकता होगी, जेमिनिया ने बिना कोई दूसरा शब्द कहे कहा। अच्छा, निमो ने मानसिक रूप से उत्तर दिया और धीरे धीरे अपने पैर हिलाते हुए मंदिर की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई जिसे निमो समझा नहीं सका। भावनाएं उस पर हावी हो गईं। वह समझ गया कि उसने किसी को निराश नहीं किया है, उसकी मालिक मिलिका, उसकी बड़ी यूलिया, साथ ही 2 छोटे बच्चे जिन्होंने उसे चैंपियन के रूप में स्वीकार करने के बाद उससे बहुत उम्मीदें रखी थी। ये निमो के लिए एक नया एहसास था और इसने उसे गहराई से छू लिया। अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद अन्य लोगों ने अपना ध्यान निमो की ओर लगाया, जो खड़ा हुआ किट्टी को जेमिनिया के हाथ से ले लिया और मंदिर की ओर चला गया। वे चुपचाप टकटकी लगाए उसका अनुसरण करते रहे। उसी समय सिएरा और एस्मा आश्चर्य से जेमिनिया की छवि को देख रहे थे। ये याद करने की कोशिश कर रहे थे कि वे उसे कहाँ देख सकते थे। आखिरकार मंदिर के रक्षक ने जो रूप धारण किया था, उसने उन्हें बाहरी दुनिया के किसी व्यक्ति की याद दिला दी, लेकिन वे ये पता नहीं लगा सके कि वास्तव में कौन था। हालांकि दूरी कम थी, लेकिन निमो को मंदिर तक पहुंचने में कुछ समय लगा। जब गेट लगभग 5 मीटर दूर था, तो वह चरमरा कर खुल गया और परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले के लिए प्रवेश द्वार खुल गया। इस चरमराहट के साथ ही गेट से बाहर धूल गिरी, जिससे पता चला कि वह कितने समय से बंद था। जब द्वार पूरी तरह से खोले गए, तो निमो स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि मंदिर के अंदर क्या था। वहां घुप्पा अंधेरा था। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, मंदिर के अंदर खंभों के साथ साथ मशालें जलने लगी, जिससे अंदर का रास्ता रोशन हो गया। पहली नजर में मंदिर का आंतरिक भाग बाहर से देखने पर मंदिर से कहीं अधिक बड़ा लग रहा था। इससे तुरंत निमो को लगा कि शायद मंदिर के अंदर कोई विस्तार जादू है, जो बैग में इस्तेमाल होने वाले जादू के समान है। जैसे ही निमो केंद्र के पास पहुंचा, वह 2 कुर्सी और एक आदमी को उसका इंतजार करते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन जब निमो ने और करीब से देखा, तो उसने देखा कि उस आदमी का शरीर थोड़ा पारदर्शी था। उसका इंतजार कर रहा आदमी युवा था, उसके लंबे सुनहरे बाल थे और आंखों से तेज रोशनी निकल रही थी। जब उसने निमो को देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। अंत में आदमी ने कहा था, कम से कम कोई तो मेरे द्वारा छोड़ी गई परीक्षा से उबरने में कामयाब रहा। ये शब्द सुनकर निमो ठिठक गई। आने से मत डरो, आदमी ने हंसते हुए फोन किया। तुम्हें पता है, तुमने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। मैं तुम्हारे अलावा किसी और का इंतजार कर रहा था। वह है तुम्हारी जाति का प्रतिनिधि। ये शब्द सुनकर निमो फिर रुका और उसकी ओर देखा। वह कुछ पूछना चाहता था, लेकिन खुद को रोक लिया। मैंने सब कुछ देखा, जवान आदमी।
मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, और डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं चाहता। इसके विपरीत, मुझे थोड़ी खुशी है कि तुम्हारी जाति का एक प्रतिनिधि मेरे पास आ सका। हाँ हाँ हाँ। जैसे ही वह हंसा, उसका शरीर झिलमिलाने लगा। ओह, समय खत्म होता जा रहा है, उसने अचानक हंसते हुए कहा और निमो की ओर देखना शुरू कर दिया। मैं समझता हूं कि आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन सही समय पर और आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये चेतना की 3 प्रतिध्वनियों में से एक है, जिसे जब मैं जीवित था, मैंने तीनों मंदिरों में तीनों आवेदकों में से प्रत्येक का स्वागत करने के लिए छोड़ा था। प्रतिध्वनि ने अपनी भुजाएं बगल तक फैलाते हुए कहा, मानो मंदिर दिखा रही हो। अब से आप विरासत के रूप में मेरे द्वारा छोड़े गए सिंहासन पर कब्जा करने के अधिकार के लिए पहले और अब तक के एकमात्र दावेदार हैं। आपको ज्ञान के इस क्रिस्टल में परीक्षण के अगले चरण के लिए सभी आवश्यक जानकारी और निर्देश मिलेंगे। चेतना की प्रतिध्वनि ने 2 आसनों में से एक पर पड़े क्रिस्टल की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ आओ, अपना हाथ यहाँ रखो। प्रतिध्वनि ने फिर से आदेश दिया, इस बार दूसरे आसन की ओर इशारा किया। निमो आज्ञाकारी ढंग से कुर्सी के पास पहुंचा और उसे आश्चर्य हुआ जब उसने उस पर अपने दाहिने हाथ की छाप देखी। उसने अविश्वास से चेतना की प्रतिध्वनि को देखा और फिर अपने लापता दाहिने हाथ को। ओह! प्रतिध्वनि चिल्लाई, जिसके बाद उसकी नजर सोते हुए जानवर पर पड़ी, जो अभी भी निमो के हाथों में था। जैसे ही निमो को एहसास हुआ कि इको का ध्यान किस ओर था, उसने तुरंत अनुमान लगाया कि क्या करने की जरूरत है, जेमिनी के शब्दों को याद करते हुए कि जानवर अभी भी उसके लिए उपयोगी होगा। निमो ने हल्की सी आवाज के साथ किट्टी को जगाया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, जैसे किसी सपने से जाग रही हो। उसने आश्चर्य से इधर उधर देखा और अपने सामने एक परभासी प्राणी को देखा, जिससे उसके बाल खड़े हो गए। दिलचस्प है, ऐसा लगता है कि इस लड़की को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि उसने अपने जैसे किसी व्यक्ति के मामले में भी आप पर भरोसा किया है। इको ने उत्सुकता से जानवर की ओर देखते हुए कहा। निमो ने तुरंत उसे शांत किया और उसे वापस अपने दाहिने हाथ में बदलने के लिए कहा। जानवर ने अनिच्छा से निमो के अनुरोध का पालन किया, उसके कंधे से कूद गया। काले गू में परिवर्तित होकर वह निमो की बाह के छूटे हुए हिस्से से जुड़ गया और उसकी दाहिनी बाह में बदल गया। अपने दाहिने हाथ की सावधानी पूर्वक जांच करते हुए, अपनी मुट्ठी को कई बार भींचते और खोलते हुए, निमो ने ध्यान से प्रिंट पर अपनी हथेली रखी। उसी क्षण लेखन उसके चारों ओर कौंध गया और मानो उसमें जीवन आ गया हो, वह उसके हाथ के पीछे दिखाई देने लगा, जिससे विभिन्न आकारों के 3 वृत्त बन गए। प्रत्येक वृत्त में निमो के लिए अज्ञात अक्षर शामिल थे, जो धीरे धीरे घूमते थे। कमाल है ना? चेतना की प्रतिध्वनि ने पूछा, निमो को उत्सुकतापूर्वक अपने हाथ पर अक्षरों की जांच करते हुए। यह आपकी निजी कुंजी है। इसके कई कार्य हैं। शेष चुनौतियों से पार पाने के लिए आपको अभी भी इसकी आवश्यकता होगी, और आपको इस दुनिया को छोड़ने में भी मदद मिलेगी। ये प्रिय शब्द सुनकर कि ये लेख उसे इस दुनिया को छोड़ने में मदद करेंगे, निमो खुशी से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। प्रशंसा के साथ, उसने अपनी निगाहें वापस लेखन की ओर घुमाई। आप क्रिस्टल से सीखेंगे कि इसका उपयोग कैसे करना है। हालांकि, मैं आपको तुरंत चेतावनी देता हूँ, ये कुंजी केवल आपके लिए है और किसी और की मदद नहीं कर पाएगी। इसका मतलब है कि केवल आप और वे प्राणी जिन्होंने आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, वे ही इस दुनिया को छोड़ सकते हैं। ये शब्द सुनकर निमो की खुशी तुरंत फीकी पड़ गई। अरे, तुम देखो, इतनी चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि तुम अकेले नहीं हो जो यहाँ आए हो। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि फिलहाल केवल तुम ही इस दुनिया को छोड़ सकते हो। हालांकि, जैसे जैसे आप चुनौती के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, आप नए अवसरों की खोज करेंगे, जिसमें दूसरों को यहाँ से बाहर निकलने में मदद करने का मौका भी शामिल है। और यदि आप सिंहासन पर कब्जा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी। ऐसी बेतुकी घोषणा सुनकर निमो दंग रह गई। ठीक है, तुम्हें शुभकामनाएं, लड़के। मुझे आशा है कि यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। इन शब्दों के साथ चेतना की प्रतिध्वनि गायब हो गई। मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा, निमो ने सोचा, और उसी क्षण मंदिर कांप उठा। लेस देन लिम्बो और कालकोटरी के सभी निवासियों पर ध्यान दें। निषिद्ध क्षेत्र डोपेलगेंगर्स के जंगल का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। पहला चुनौती देने वाला सामने आया, जिसने पहले मंदिर पर कब्जा कर लिया। अब से निषिद्ध क्षेत्र डोपेलगेंगर्स 1 का परीक्षण अब उपलब्ध नहीं है। डोपेलगेंगर्स के जंगल और मंदिर पूरी तरह से चुनौती देने वाले की शक्ति के अधीन है और उसका निजी क्षेत्र बन गए हैं। ग्रेटर देन लेस देन लिम्बो और कालकोटरी के सभी निवासियों का ध्यान। ग्रेटर देन लेस देन लिम्बो और कालकोटरी के सभी निवासियों का ध्यान।
ग्रेटर देन लिम्बो के सभी निवासियों और यहाँ आए बाहरी लोगों ने ये घोषणा सुनी, जिसकी गूंज पूरी छोटी दुनिया में सुनाई दी। लिम्बो से परे कालकोटरी के निवासियों ने भी इस अचानक घोषणा को सुना, जिसकी प्रतिध्वनि ने उन्हें सूचित किया, जिससे खुशी की लहर दौड़ गई, जिससे सतह से साहसी और अन्य बाहरी लोग आश्चर्यचकित हो गए। कालकोटरी के सभी निवासी जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वह आखिरकार आ गया है। C-177 मिलिका और लुसिंडा की प्रतिक्रिया। लिम्बो का तीसरा शहर उसुरिया। मिलिका को अपने शिष्यों की योजनाओं का लगभग एहसास हो गया था। वह उसी दिन एडवेंचरर गिल्ड से अपनी हवेली लौट आए और समाचार के लिए सांस रोककर इंतजार करने लगी। मिलिका के अधिकांश अनुयायी अपने अपने व्यवसाय में व्यस्त थे और वह उन पर अधिक ध्यान नहीं देती थी। हाँ, निमो और यूलिया के अलावा मिलिका अपने अन्य अनुयायियों के विशेष रूप से करीब नहीं थी, और यह उसके और उनके दोनों के लिए उपयुक्त था। तीसरे शहर में मिलिका अकेली नहीं थी जो बाहरी लोगों को लिम्बो के अधिग्रहण में देरी करने में मदद कर सकती थी, लेकिन वह उन कुछ लोगों में से एक थी जिन्होंने उन लोगों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया जिनकी उसने मदद की थी। ये वह स्वतंत्रता थी जिसने लोगों को मिलिका की ओर आकर्षित किया, और उनमें से केवल कुछ ही समय समय पर उसके संपर्क में आए, कभी कभी अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। सभी अनुयायियों के बीच यूलिया लगभग एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने लगातार मिलिका का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, और वह सफल हुई। इसीलिए मिलिका ने पहले तो उन्हें नामात्र की शिष्या के रूप में स्वीकार किया, और जब एक जोड़ा सामने आया और उसका ध्यान आकर्षित किया, तो मिलिका ने भी यूलिया को अपना प्रत्यक्ष शिष्य बनाने का फैसला किया। रीसेट के 5वें दिन दोपहर के समय मिलिका अपनी हवेली में बैठी अपने शिष्यों के बारे में समाचार का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अचानक उसने एक अज्ञात आवाज द्वारा की गई घोषणा सुनी, जिसे लिम्बो में सभी प्राणियों ने सुना। लेस देन लिम्बो और कालकोटरी के सभी निवासियों पर ध्यान दें। निषिद्ध क्षेत्र डोपेलगेंगर्स के जंगल का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। पहला चुनौती देने वाला सामने आया, जिसने पहले मंदिर पर कब्जा कर लिया। अब से निषिद्ध क्षेत्र डोपेलगेंगर्स 1 का परीक्षण अब उपलब्ध नहीं है। डोपेलगेंगर्स के जंगल और मंदिर पूरी तरह से चुनौती देने वाले की शक्ति के अधीन है और उसका निजी क्षेत्र बन गए हैं। ग्रेटर देन लेस देन लिम्बो और कालकोटरी के सभी निवासियों का ध्यान। ग्रेटर देन लेस देन लिम्बो और कालकोटरी के सभी निवासियों का ध्यान। ग्रेटर देन विज्ञापन को पहली बार के बाद 2 बार दोहराया गया। मिलिका अपनी जगह पर जम गई। हालांकि उसे ऐसी ही कुछ उम्मीद थी, खबर सुनने के बाद भी उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने जो सुना था उसे समझने में उसे थोड़ा समय लगा और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसे इस क्षण जैसी खुशी कभी महसूस नहीं हुई थी। यदि मिलिका को यह नहीं पता होता कि उसके शिष्यों ने डोपेलगेंगर्स के जंगल को अपने लक्ष्य के रूप में चुना है, और यदि उसे निमो और दूसरी दुनिया के एक जोड़े की उपस्थिति के बारे में पता नहीं होता, तो शायद वह इस खबर से निराश होती। मिलिका ने इस परीक्षण को पारित करने की कोशिश में बहुत समय बिताया था, और कोई और उससे पहले इसे सफलतापूर्वक पारित कर चुका था। हालांकि मिलिका को पूरा यकीन था कि यह उसके शिष्य ही थे जिन्होंने डोपेलगेंगर्स के जंगल में इस परीक्षण को पारित किया था। नहीं, मिलिका आश्वस्त थी कि निमो ही वह व्यक्ति था जिसने परीक्षण पास किया था। अपने ज्ञान की बदौलत मिलिका समझ गई कि ईदान और अरेबेल दूसरी दुनिया के प्रतिनिधि के रूप में इस परीक्षण में भाग नहीं ले पाएंगे, और शेष 2 शिष्यों यूलालिया और निमो में से निमो के पास यूलिया की तुलना में सफलता की बेहतर संभावना थी। हालांकि मिलिका को एहसास हुआ कि निमो ने शायद कुछ ऐसा हासिल कर लिया है जिसे वह खुद हासिल नहीं कर सकी। वह समझ गई कि दूसरी दुनिया के एक जोड़े और अन्य लोगों की मदद के बिना निमो शायद ही इस कार्य का सामना कर पाती। हालांकि मिलिका अटकलें नहीं लगाना चाहती थी, लेकिन उसने अपने शिष्यों को प्रत्यक्ष रूप से पता लगाने का इंतजार किया कि वास्तव में क्या हुआ था और कैसे निमो परीक्षण से उबरने में कामयाब रही। इंतजार का हर पल मिलिका के लिए असहनीय हो गया। वह शांत नहीं बैठ सकी और तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। पुराना दोस्त, मुझे पता है तुम शायद मुझे देख रहे हो। मिलिका ने अपने कमरे की छत की ओर देखते हुए और अपने दायरे से परे किसी चीज को संबोधित करते हुए कहा। हमारे अनुबंध पर दोबारा बातचीत करने और एक नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बारे में क्या ख्याल है? मिलिका ने पूछा। सन्नाटा छा गया और कुछ नहीं हुआ, लेकिन मिलिका को खुद पर भरोसा था और उसने इंतजार करना जारी रखा, ये जानते हुए कि निमो और अन्य ने अपनी उपलब्धियों से गेम के नियमों को बदल दिया है, और उसकी उम्मीदें पूरी हुई। उसने जवाब दिया। लिम्बो के मन ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और मिलिका इस पर खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सकी। तारांकन लिम्बो का पहला शहर एस्टाकस है।
लुसिंडा, डायमंड रैंक की लाइट वाल्किरी, थका हुआ महसूस करते हुए अपने कमरे में बैठी थी। वो हल्की हल्की आहें भर रही थी। उसके पास करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन सबसे बढ़कर वह हीरो को लगातार देखते देखते थक गई थी, जो दूसरी दुनिया के एक जोड़े के हस्तक्षेप के कारण एक महिला बन गया था। उसने सीखा कि उन लोगों का शिकार बनना कैसा होता है। इस कठिन परीक्षा ने हीरो को तोड़ दिया। घटना के बाद उसके अधीनस्थ, जो कमोबेश पर्याप्त थे, उसे यातना देने में आनंद लेते थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने एक असली हीरो है। उन्हें लगा कि यह कोई यादृच्छिक महिला है। जब अधीनस्थों ने अपना व्यवसाय समाप्त कर लिया, तो लुसिंडा ने उन्हें पकड़ लिया और एक कालकोठरी में बंद कर दिया, बिना उन्हें कुछ भी समझाए या उन्हें किसी के साथ संवाद करने की अनुमति नहीं दी। उसने सावधानीपूर्वक सभी से यह जानकारी छिपाई कि नायक एक महिला बन गया था और उसके अधीनस्थों द्वारा उसे अपमानित किया गया था। घटना के कुछ दिन बाद ही नायक को होश आ गया। गुस्से में आकर उसने सबसे पहला काम ये किया कि उस कमरे में उसके साथ मौजूद सभी मातहतों को मार डाला। इसके बाद उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। समय समय पर नौकरानियों को उसके कमरे से किसी औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं, तो कभी किसी पागल औरत की उन्मादी हंसी की। नौकरानियां, जो घटना के बारे में नहीं जानती थीं, ने इस महिला के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। उनका मानना था कि नायक उसे पीड़ा पहुंचा रहा था। उन्हें इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि असल में ये हीरो, जो एक महिला निकली, मानसिक विकार से पीड़ित है। लुसिंडा हीरो की स्थिति का आकलन करने के लिए दिन में कई बार उससे मिलने जाती थी। उसने देखा कि वह बहुत बदल गया था। नायक अब वह नेकदिल और नेक नौजवान नहीं था जिसे स्टाफ हीरो के नाम से जाना जाता था, न ही वह उतना लंपट और लंपट आदमी था। उनके स्थान पर एक बिल्कुल अलग व्यक्ति प्रकट हुआ, एक महिला जो आत्मनिर्भर थी और कई व्यक्तित्वों के आंतरिक संघर्ष से पीड़ित थी। लुसिंडा के अनुसार हीरो को होश में आने और यह महसूस करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी कि वह अब कौन है। जब लुसिंडा अपने कमरे में धीरे धीरे आहें भर रही थी, उसने एक घोषणा सुनी जो पूरे लिम्बो में गूंज उठी। लिम्बो के सभी निवासियों और बाहरी लोगों की तरह लुसिंडा भी आश्चर्य में पड़ गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कोई इसे करने में कामयाब रहा। असंभव, लुसिंडा ने होश में आते हुए कहा और अचानक अपनी सीट से उठ गई। वह जल्दी से कमरे से बाहर चली गई और फिर इमारत से। वह एक पल के लिए रुकी और पीछे मुड़कर देखा, जैसे हीरो को याद कर रही हो। लेकिन अपना सिर हिलाते हुए और खुद को याद दिलाते हुए कि वह एक दाई नहीं थी, लुसिंडा दृढ़तापूर्वक डोपेलगैंगर 1 के स्थान का पता लगाने के लिए एडवेंचरर गिल्ड शाखा की ओर चली गई। उस समय तक गिल्ड शाखा में भीड़ हो चुकी थी। कई लोग ये पता लगाने के लिए यहां आए कि डोपेलगैंगर्स के जंगल को जीतने में कौन कामयाब रहा। लुसिंडा जैसे कुछ लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वह कहां दिखाई देता है, ताकि वे स्वयं वहां जा सके। भले ही अगला रीसेट केवल 3 दिन दूर था। यह पता लगाने के बाद कि डोपेलगैंगर्स का जंगल कहां स्थित है, लुसिंडा ने शहर छोड़ने में कोई समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी से वहां चली गई। डायमंड रैंक वाली महिला के रूप में उसे वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। C-178 खतरनाक ज्ञाननिमो के मंदिर के द्वार से गायब होने के कुछ समय बाद ईदान और अन्य लोगों ने घोषणा सुनी। वे सभी निमो के लौटने का इंतजार कर रहे थे ताकि पता लगा सके कि अंदर क्या है। हालांकि इसके बजाय उन्होंने जो पहली चीज सुनी वह एक घोषणा थी जो पूरे लिम्बो में गूंज उठी। इस घोषणा से हर कोई हैरान रह गया। दुनिया की आवाज, एस्मा ने सिएरा की ओर देखते हुए पूछा। सिएरा ने जवाब दिया, नहीं, ये दुनिया की आवाज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही है। सिएरा ने जवाब दिया, और उस पल उसने देखा कि सभी की निगाहें उसी पर थीं। सिएरा पहले से ही अनुमान लगा सकती थी कि हर कोई उसे इतने ध्यान से क्यों घूर रहा था। उसने धीरे से आह भरी और कहा कि जुनोनिया में लिम्बो के बाहर ऐसा कुछ सुनना बहुत दुर्लभ था जैसा उन्होंने अभी सुना था। यह एक विश्वव्यापी घोषणा थी, जिसे जानने वाले लोग विश्व की आवाज कहते हैं। और आप इसे बहुत ही दुर्लभ मामलों में ही सुन सकते हैं। अगर ये दुनिया की आवाज नहीं है तो क्या है? यूलिया लिया से पूछा। हालांकि वह इस जोड़े की तुलना में अधिक समय तक जीवित रही थी, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। कौन जानता है? हालांकि ये दुनिया की आवाज और उसके उद्देश्य के समान है, लेकिन यह निश्चित रूप से दुनिया की आवाज नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से दुनिया की आवाज सुनी है, और मेरा विश्वास करो, दुनिया की सच्ची आवाज की भावना इससे पूरी तरह से अलग है। सिएरा ने दूसरों को आश्वासन दिया कि यह दुनिया की आवाज नहीं है, बल्कि कुछ इसी तरह की आवाज है। सभी को सिएरा की बात पर विश्वास हो गया। एस्मा ने बस ये सुनिश्चित किया कि यह दुनिया की आवाज नहीं थी।
एक अवतार के रूप में उसके पास असली एस्मारी की यादें थीं, जिसने व्यक्तिगत रूप से दुनिया की आवाज सुनी थी, लेकिन इसके बावजूद वह ये निर्धारित नहीं कर सकी कि ये दुनिया की असली आवाज थी या कुछ और। डिंग वर्ल्ड क्वेस्ट का दूसरा कार्य अपने चैंपियन को 5 विश्व राजाओं के सिंहासन में से एक तक पहुंचने वाली कुंजी और सुराग प्राप्त करने में मदद करना सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। डिंग वर्ल्ड क्वेस्ट के दूसरे कार्य को पूरा करने का इनाम आपके अपने ग्रह संसार में लौटने के बाद दिया जाएगा। डिंग विश्व खोज का पहला और दूसरा कार्य पूरा हो गया है। डिंग तीसरा काम दिया गया है जूनोनिया तक पहुंचने का। एक एक करके ईदान और अरेबेल ने वर्ल्ड क्वेस्ट के दूसरे कार्य को पूरा करने और अंततः तीसरे कार्य को प्राप्त करने के बारे में सिस्टम से एक घोषणा सुनी, जिसके लिए उन्हें लिम्बो से बाहर निकलना होगा और जूनोनिया जाना होगा। निमो के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते हुए ईदान और अरेबेल दोनों ने सिस्टम से संदेशों को दोबारा पढ़ते समय पलकें झपकाईं। जल्द ही निमो हरम से बाहर आया और धीरे धीरे उनकी ओर चला, और तभी सभी ने देखा कि उन्हें चौक में प्रवेश करने से रोकने वाली बाधा गायब हो गई थी। हर कोई तुरंत निमो से मिलने के लिए दौड़ पड़ा। मंदिर के संरक्षक जेमिनिया गायब नहीं हुए, बल्कि समूह को देखते हुए मुस्कुराहट के साथ चौराहे के केंद्र में खड़े हो गए। उसने भी घोषणा सुनी और तुरंत महसूस किया कि लिम्बो में नियम बदल गया है और विशेष रूप से उसके अपने क्षेत्र में नियम बदल गया है। आपने ये किया, यूलिया ने चिल्लाकर कहा, सबसे पहले निमो के पास दौड़ी। आखिरकार अपने हमशक्ल को आजाद करते हुए उसने निमो को कसकर गले लगा लिया, जिससे वह दर्द से कराहने लगा। ओह, क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। अपनी गलती का एहसास करते हुए, जो उसने उत्तेजना में की थी, यूलिया ने तुरंत निमो को रिहा कर दिया। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसके घाव अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, और अपने मजबूत आलिंगन से वह उसकी हालत और भी खराब कर सकती थी। किट्टी, छोटा जानवर जिसने पहले से ही अपना सामान्य बिल्ली का बच्चा रूप धारण कर लिया था, उसने यूलिया को उसके कार्यों के कारण नाराजगी से देखा। यह महसूस करते हुए कि एक थकाऊ बातचीत शुरू होने वाली थी, किटी अपने मालिक को ध्यान में रखते हुए निमो के कंधे से कूद गई और तेज कदमों से कोको की ओर चल दी। इस समय कोको चुपचाप समूह की तस्वीरें ले रहा था, ये कल्पना करते हुए कि ये तस्वीरें कैंडी में कैसे बदल जाएंगी। सभी ने तुरंत देखा कि निमो अच्छे मूड में नहीं था, इस तथ्य के बावजूद कि उसने परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। क्या हुआ? अरेबेल निमो ने पूछा। निमो ने सभी की ओर देखते हुए आह भरी और सभी के साथ एक मानसिक संबंध स्थापित करते हुए उन्हें मंदिर के द्वार में प्रवेश करने के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बारे में खुलकर बताया। उन्होंने चेतना की प्रतिध्वनि से मुलाकात का वर्णन किया, जिससे पुष्टि हुई कि यह वही था जिसने इस कठिन परीक्षा का निर्माण किया था। उन्होंने एक कुंजी का भी उल्लेख किया जो उन्हें आगामी परीक्षणों से उबरने और इस दुनिया को छोड़ने में मदद करेगी। साथ ही ज्ञान का एक क्रिस्टल भी बताया जो उन्हें आगामी परीक्षणों के बारे में आवश्यक सभी चीजें समझाएगा और कुंजी का उपयोग कैसे करना है। जिसने भी निमो की कहानी सुनी वह आश्चर्यचकित रह गया और उसकी सांसें थम गईं। जब सिएरा और एस्मा ने ये समाचार सुना तो वे विशेष रूप से आश्चर्यचकित हुए। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि निमो जिस चेतना की प्रतिध्वनि के बारे में बात कर रहा था, वह संभवतः विश्व के राजाओं में से एक द्वारा छोड़ी गई थी, जिसने इन परीक्षणों के पीछे अपना सिंहासन छिपा दिया था। और अब इस परीक्षण को पारित करने के बाद निमो 5 विश्व राजाओं में से एक के सिंहासन के लिए उम्मीदवारों में से एक बन गया है। यदि यह खबर लिम्बो से आगे फैल गई, तो इस दुनिया के सभी सबसे शक्तिशाली लोग निमो के लिए आ जाएंगे। सिएरा और एस्मा को एहसास हुआ कि यह जानकारी कितनी महत्वपूर्ण थी और यह निमो के लिए कितनी खतरनाक हो सकती थी। सिएरा और एस्मा उच्च लोक के प्रतिनिधि होने के नाते अच्छी तरह से जानते थे कि कालकोठरी इतने सारे लोगों को क्यों आकर्षित करती है, जिनमें उच्च लोक के लोग भी शामिल हैं। हर कोई बिना किसी अपवाद के लंबे समय से खोए हुए सिंहासन के निशानों की तलाश कर रहा था और सभी सुराग इन 7 रहस्यमय कालकोठरियों की ओर इशारा कर रहे थे जो अचानक प्रकट हो गई थी। हालांकि इतने समय के बाद भी इस बात की पुष्टि करने वाला एक भी सबूत नहीं मिला है कि सिंहासन यहां स्थित है। किसने सोचा होगा कि लापता सिंहासन की चाबी यहां लिम्बो में छिपी होगी? सिएरा और एस्मा ने गहरी सांस ली। हर कोई ध्यान से सुने, सिएरा ने दर्शकों को संबोधित किया। अब से सिंहासन के बारे में किसी से एक शब्द भी मत कहना। यहां जो कुछ हुआ उस पर चर्चा न करना ही बेहतर है। हाँ, यहां जो हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। सिएरा की चेतावनियों में शामिल होते हुए एस्मा ने समर्थन किया। जैसा कि आप पहले ही सुन चुके हैं, ये सिंहासन तथाकथित 5 विश्व राजाओं से संबंधित है।
और शायद चेतना की वह प्रतिध्वनि जिसके बारे में निमो बात कर रहा था, इन राजाओं में से एक द्वारा छोड़ा गया था। हाँ हाँ, एस्मा ने सिएरा के शब्दों की पुष्टि की। आपको समझना चाहिए कि थोड़ी सी भी अफवाह की निमो के पास इन सिंहासन में से एक की चाबी है जो दुनिया में एक वास्तविक तूफान का कारण बनेगी, और बिना किसी अपवाद के इस दुनिया के सभी शक्तिशाली उसे छीनने के लिए आएंगे, उससे ये चाबी चुरा लेंगे। इन शब्दों ने बिना किसी अपवाद के सभी को बहुत चौंका दिया। यहाँ तक कि स्वयं निमो को भी इस परीक्षण को पारित करने से प्राप्त मूल्य का भार महसूस हुआ। C179 निजी क्षेत्र उपस्थित लोगों में से किसी ने भी सिएरा की चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं किया कि सिंहासन के बारे में जानकारी कितनी खतरनाक हो सकती है। सभी को एहसास हुआ कि न केवल निमो बल्कि उसके साथ जुड़े होने के कारण वे स्वयं भी खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए अपना मुंह बंद रखना ही उनके हित में है। सिएरा ने देखा कि उसकी बातों का असर हुआ और सभी को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और इसके बारे में सोचा। यदि दूसरी दुनिया के जोड़े से उसका संबंध नहीं होता और अरेबेल की वंशावली के बारे में उसकी जिज्ञासा नहीं होती, तो वह कभी भी कार्रवाई के बीच में नहीं होती और उसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती। उसने अपने चेहरे पर एक जटिल भाव के साथ निमो को देखा। फिर उसने सिर हिलाया। जब तक वह इस खतरनाक जगह को नहीं छोड़ती, उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सौभाग्य से इस स्थान ने न केवल बाहरी दुनिया से सभी संबंध तोड़ दिए, बल्कि ब्लडलाइन डोमेन के साथ संबंध स्थापित करना भी असंभव बना दिया। इस महत्वपूर्ण बिंदु को याद करते हुए सिएरा ने कुछ हैरानी से निमो को देखा। यह स्पष्ट था कि यहां पहुंचते ही उसका और एस्मा का ब्लडलाइन डोमेन से संबंध टूट गया था। लेकिन फिर निमो ने अपनी जाति के ब्लडलाइन डोमेन के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास कैसे किया? क्या अफवाहें सच थी कि रेन कबीले को उनके ब्लडलाइन डोमेन की खासियत के कारण शाप दिया गया था? जब सिएरा इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, निमो ने आखिरकार वह बात साझा की जो उसे इस समय परेशान कर रही थी। उन्होंने उस कुंजी के बारे में बात की जो उन्हें लिम्बो छोड़ने में मदद करेगी। और यह कुंजी केवल उन्हें ही टेलीपोर्ट कर सकती है और किसी को नहीं। और केवल मुकदमे में आगे बढ़कर ही वह लिम्बो को छोड़ने में किसी और की मदद कर पाएगा। यह सुनकर यूलिया और अराबेल का दिल टूट गया। हालांकि ईदान थोड़ा सा घबरा गया और सोच में पड़ गया। निमो को नहीं पता था कि आगे क्या कहना है। इससे पहले कि अराबेल कोई प्रश्न पूछ पाता, ईदान ने अपना सिर हिलाकर उसे रोक दिया। इस बिंदु तक जो कुछ हो रहा था उसका सार वह पहले ही मोटे तौर पर समझ चुका था। ईदान के पास रुकी अराबेल ने उसकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, लेकिन उत्तर देने के बजाय ईदान ने एक मानसिक संबंध के माध्यम से उसकी ओर मुड़ा। मैं बाद में सब कुछ समझाऊंगा। ईदान पर भरोसा करते हुए अरेबेल ने कोई सवाल नहीं पूछा और निमो को परेशान नहीं किया। जेमिनिया अचानक प्रकट हुई और उसने निमो को बुलाया। अब डोपेलगैंगर्स का जंगल आपका क्षेत्र है। ये खबर पहले ही पूरे लिम्बो में फैल चुकी है और जल्द ही बहुत सारे लोग आने वाले हैं। आप आगे क्या करने जा रहे हैं? हाँ, ये सब निमो पर भी अचानक पड़ा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि पूरा निषिद्ध क्षेत्र किसी का क्षेत्र बन जाएगा, और कोई नहीं जानता था कि इससे क्या फायदे होंगे। मुझे क्रिस्टल से जानकारी प्राप्त करने के लिए समय चाहिए, निमो ने अंततः कहा। मेहमानों के लिए, निमो ने सोच में डूबे हुए कहा। फिर उन्होंने जेमिनिया की ओर देखते हुए पूछा, क्या आपके पास अभी भी जंगल पर अधिकार है? जेमिनिया ने जवाब में सिर हिलाया, हाँ। सामान्य तौर पर कुछ भी नहीं बदला है, सिवाय इसके कि मैं आपके अधिकार में आ गया हूं और आपके आदेशों का पालन करूंगा। इन शब्दों ने सभी को स्तब्ध कर दिया, जिससे वे अवाक रह गए और उनकी आंखें फटी रह गईं। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना शक्तिशाली प्राणी निमो के नियंत्रण में था? वह कैसे संभव है? एस्मा फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि उनके सवाल को नजरअंदाज कर दिया गया। हमशक्लों के बारे में क्या? निमो ने पूछा। संपूर्ण निषिद्ध क्षेत्र अब आपके क्षेत्र के रूप में आपका है। इस क्षेत्र से जुड़े सभी जीवित प्राणी आपकी शक्ति का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन केवल इसकी सीमाओं के भीतर। पहले की तरह वे निषिद्ध क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते। एस्मा ने चिल्लाते हुए कहा। अंततः उसे एहसास हुआ कि निमो की शक्ति केवल निषिद्ध क्षेत्र तक ही सीमित थी। यदि ऐसा नहीं होता तो उसके पास लिम्बो को बदलने की शक्ति होती। रीसेट के बारे में क्या? अरेबेल ने पूछा। पहले की तरह निषिद्ध क्षेत्र लगातार अपना स्थान बदलेगा, लेकिन मंदिर अब इसे नहीं छोड़ेगा। लिम्बो के 3 शहरों की तरह संपूर्ण समाशोधन एक गुंबद द्वारा संरक्षित किया जाएगा, और परिवर्तनों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि 3 शहरों के विपरीत, ये निषिद्ध क्षेत्र के साथ आगे बढ़ेगा।
ओह, जब उन्हें एहसास हुआ कि निमो का अपना सुरक्षित क्षेत्र है और उस पर एक मोबाइल है, तो वे सभी हैरान रह गए। तो मध्य परत से शुरू करके किसी को भी अंदर न आने दें। पहले उन्हें चेतावनी दे कि यह एक निषिद्ध क्षेत्र है, पहले से ही एक निजी क्षेत्र है और यहाँ किसी का भी स्वागत नहीं है। निमो ने फैसला किया। मिलिका और यहाँ आए लोगों के अलावा कोई भी उसे विशेष प्रिय नहीं था, इसलिए वह दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहता था। हे, अच्छा, जेमिनिया हंसे और खुशी से सहमत हुए। जेमिनिया ने कहा, आपका धन्यवाद, बच्चे अब सेंट्रल लेयर तक ही सीमित नहीं हैं, यह उनके लिए कुछ मौज मस्ती करने का समय है। हर कोई तुरंत समझ गया कि जेमिनिया किसके बारे में बात कर रही थी, सिएरा और एस्मा को छोड़कर, जिन्हें तुरंत उसकी बातों का एहसास नहीं हुआ। वे पहले से ही मध्य परत की सीमा का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए खेद महसूस करना शुरू कर चुके हैं। दूर कहीं एक अजीब सी इमारत उत्तेजना से कांपने लगी। फिर इमारत ढहने लगी और उसके हिस्से जमीन पर गिर गए। ये टुकड़े विभिन्न जानवरों में बदल गए जो अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। मुझे कुछ गोपनीयता चाहिए, निमो ने अपने डेरे पर लौटने की तैयारी करते हुए कहा। हालांकि आखिरी वक्त पर वह रुक गए। मिथुन, यदि मास्टर प्रकट हो तो उसे अंदर आने दो और उसे यहाँ ले आओ, निमो ने अचानक कहा। मिलिका, निमो के यूलिया ने पूछा। हाँ मास्टर, निमो ने पुष्टि की और फिर कहा, उसे जानने के बाद मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उसे शहर छोड़ने का कोई रास्ता मिल जाए। यूलिया आपत्ति करना चाहती थी, लेकिन जब उसे याद आया कि वह किसके बारे में बात कर रही है, तो वह रुक गई। रुको रुको निमो, एस्मा ने निमो को निकलने से पहले ही रोक लिया। मुझे पूरा यकीन है कि यह खबर सुनने के बाद वह गोरी कुतिया भी आएगी। निमो को यह समझने में एक पल लगा कि एस्मा किसके बारे में बात कर रही थी। लेकिन फिर सिएरा को देखकर, जिसने भी एस्मा के साथ सहमति में सिर हिलाया, उसे एहसास हुआ कि वे लुसिंडा, लाइट वाल्किरी के बारे में बात कर रहे थे। निमो ने जेमिनिया की ओर देखा। ठीक है, अगर वह आएगी तो मैं उसे अंदर आने दूंगा। जेमिनिया सहमत हो गया। दूसरों को एक बार फिर देखने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि किसी और का उससे कोई लेना देना नहीं है, निमो अपने तंबू में लौट आया, न कि मंदिर में। फिलहाल छोटा तंबू बड़े और अपरिचित मंदिर की तुलना में निमो के बहुत करीब और अधिक परिचित था। निमो के चले जाने के साथ जेमिनिया भी गायब हो गया। वह भागे हुए बच्चों और बिन बुलाए मेहमानों पर नजर रखने गई थी। निश्चित क्षेत्र की शासक के रूप में वह पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर सकती थी और कोई भी उसकी नजर से बच नहीं सकता था। जेमिनिया ने हमशक्लों का समर्थन करने के लिए पागलपन की सारी ऊर्जा मध्य परत में वितरित कर दी। दूसरों को यह एहसास हुआ कि यह समाशोधन अब 3 शहरों की तरह सुरक्षित है और उन्हें अब जल्दी करने और रीसेट से डरने की जरूरत नहीं है, अंततः आराम करने में सक्षम थे। शिविर में वापस आकर ईदान ने अराबेल के साथ उस मुख्य मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया जिसने उन्हें परेशान किया था, अपनी दुनिया में वापस लौटने का सवाल। C180 एंक बैले, मुझे लगता है कि हमें अपनी दुनिया में वापसी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ईदान ने कहा, जिससे अरेबिल को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या? कैसे? क्या निमो ने यह नहीं कहा कि जो चाबी उसे मिली थी वह केवल उसे टेलीपोर्ट करने में सक्षम थी? अरेबेल ने पूछने की जल्दी की। इस पूरे समय युगल एक मानसिक लिंक का उपयोग करके बात कर रहे थे। नहीं, मेरा मतलब अपनी दुनिया में लौटना है, लिम्बो को छोड़ना नहीं। ये पूरी तरह से अलग चीजें हैं, ईदान ने स्पष्ट किया। अरेबेल स्तब्ध हो गई, जो उसने अभी सुना था उसे संसाधित करने की कोशिश कर रही थी। ओह, ईदान ने आह भरी। सिस्टम ने, हाँ, हमें एक निश्चित समय के भीतर इस जगह को छोड़ने का रास्ता खोजने का काम दिया है, और वह समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। ईदान ने उस टाइमर पर ध्यान देते हुए कहा जो यहाँ उनके पहले दिन दिखाई दिया था और अभी भी टिक टिक कर रहा था। अभी आधे महीने से ज्यादा का समय बाकी था। ईदान ने बताया, मुझे नहीं पता कि सिस्टम अभी भी चुप क्यों है, लेकिन मेरा मानना है कि यह कार्य को तभी पूरा मानेगा जब हम इस जगह को छोड़ देंगे या जब निमो लिम्बो को छोड़ देगा। क्या ये सही नहीं है, सिस्टम? उन्होंने सिस्टम से पूछा। आप बिल्कुल सही हैं, होस्ट, सिस्टम ने तुरंत पुष्टि की, और अरेबेल आश्चर्यचकित होकर थोड़ा कांप गया। क्या इसका मतलब यह है कि हम जल्द ही वापस जा रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। एक और, अराबेल वापस आकर खुश थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं चाहता था। अराबेल की हालत देखकर ईदान ने उसका हाथ थाम लिया। शांत हो जाओ, बैले, तुम अकेली नहीं हो, और हम दोनों एक साथ वापस आएंगे, जैसे हम यहाँ आए थे, ईदान ने उसे आश्वासन दिया। थोड़ा ठीक होने के बाद अरेबेल सोच में पड़ गया और ईदान से एक सवाल पूछने से खुद को नहीं रोक सका। डैन, मैं सोच रहा हूं और मैं इसका पता नहीं लगा पा रहा हूं।
क्या इसका मतलब यह नहीं है कि सिस्टम शुरू में हमें हमारी दुनिया में वापस ला सकता है, इन सब के बिना? हाँ, यह है। ईदान ने उत्तर दिया। वह मोटे तौर पर समझ गया था कि अरेबेल क्या पूछ रहा था। हालांकि उन्होंने फिर कहा, लेकिन सिस्टम ने सर्वोच्च शीर्षक के कारण ऐसा नहीं किया। उनके सिस्टम के पास जो शीर्षक था उसका नाम सुनकर अरेबेल भौंचक्का रह गया। समझे बैले, हम सिस्टम की इच्छा से या दुर्घटनावश लिम्बो में नहीं आए। हमें जानबूझकर हमारे सुप्रीम शीर्षक के कारण यहां टेलीपोर्ट किया गया था। ईदान ने अपने विचारों को समझाना शुरू किया, ये देखकर कि अरेबेल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सिस्टम हमें उसी क्षण हमारी दुनिया में वापस ला सकता था जब हम लिम्बो में थे, लेकिन तब हम इस खिताब के लिए योग्यता खो चुके होते। सिस्टम ऐसा नहीं होने दे सकता, उन्होंने कहा, रुकते हुए ताकि अरेबेल अपने शब्दों पर कार्रवाई कर सके। लाक्षणिक रूप से कहें तो अन्य सभी सिस्टम उपयोगकर्ताओं की तरह हमें नौसिखिए गांव में टेलीपोर्ट करने के बजाय, सिस्टम ने हमारे शीर्षक सुप्रीम के हस्तक्षेप के कारण हमें एक उच्च स्तर वाले क्षेत्र में भेज दिया, जो कि हमारे स्तर से कई स्तर अधिक है। ईदान ने खेल के साथ सादृश्य बनाते हुए जारी रखा। ईदान ने धीरे धीरे अराबेल को अपने विचारों के बारे में बताया जो उसके द्वारा हर चीज पर विचार करने के बाद उत्पन्न हुए थे। वे महीनों से चले आ रहे थे और सिस्टम द्वारा उन्हें दिए गए कार्यों को याद किया। ईदान और अरेबेल अनुभवहीन नवागंतुक थे, एक आधुनिक शहर के निवासी थे जिन्हें यह नहीं पता था कि कठोर परिस्थितियों में कैसे जीवित रहना है। उन्हें बस दूसरी दुनिया में ले जाया गया और उच्च स्तर की कठिनाई के साथ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन यदि यह सिस्टम के पुरस्कारों, संकेतों और यादृच्छिक मुठभेड़ों के लिए नहीं होता, तो जोड़े के पास जीवित रहने का कोई मौका नहीं होता। निमो और यूलिया और फिर मिलिका के साथ उनकी मुलाकातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गईं। ये परिचित और संपर्क ही वे प्रमुख कारक बने जिन्होंने उन्हें अपनी ताकत के बजाय सभी कठिनाइयों पर काबू पाने में मदद की, जिसे इस छोटी सी दुनिया में शायद ही औसत माना जाता था। सिएरा और जेमिनिया के साथ बाद की बैठकें वास्तव में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। और अब जब निमो ने 5 विश्व राजाओं में से एक के तथाकथित सिंहासन की कुंजी और सुराग प्राप्त कर लिया है, तो हम कह सकते हैं कि हमने सर्वोच्च की उपाधि के लिए परीक्षण पास कर लिया है। अब सिस्टम हमें इस डर के बिना वापस ला सकता है कि हम अपना खिताब खो देंगे, ईदान ने निष्कर्ष निकाला। ईदान ने सुप्रीम शीर्षक के परीक्षणों को विश्व खोज से जोड़ा। अब जब उन्होंने पहले 2 कार्य पूरे कर लिए थे और तीसरा कार्य प्राप्त कर लिया था, जिसके लिए उन्हें जुनोनिया जाना था, तो यह एक स्पष्ट संकेत था कि उन्होंने परीक्षण पूरा कर लिया है। ईदान के तर्कों और स्पष्टीकरणों को सुनने के बाद अरबेल विचारशील हो गया और कुछ प्रशंसा के साथ उसकी ओर देखा। उसने बहुत समय पहले देखा था कि ईदान का दिमाग उससे कहीं अधिक विकसित था। वह वास्तव में उसके स्पष्टीकरण से हैरान थी। उसे एहसास हुआ कि वह खुद उन कई बारीकियों के बारे में सोचने में सक्षम नहीं होगी जो ईदान ने बताई थी। इसके अलावा, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, हमने इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए सिस्टम की खोज को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, ईदान ने उत्साह से कहा। कैसे? अरेबेल हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईदान अभी भी क्यों कह रहा है कि उन्होंने ये कार्य पूरा कर लिया है। ओह, बैले, 1 मिनट के लिए सोचो, सिस्टम ने हमसे निमो को अपना चैंपियन चुनने के लिए क्यों कहा? ईदान ने जारी रखा और अराबेल भौहें चढ़ाते हुए अपने शब्दों पर विचार करने लगा। हाँ, निमो को चाबी मिल गई है। और यह चाबी ही एकमात्र ऐसी चीज है जो उसे लिम्बो छोड़ने की अनुमति देती है। और यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ईदान ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। ओह, अरेबेल को अंततः एहसास हुआ। इस घोड़े के जन्म के दौरान एक अवैध प्रयोग सामने आया। यह विनर्स फॉल डेंटल से 300 गुना बेहतर है। और कीमत बहुत अच्छी है। चूंकि निमो हमारा चैंपियन है और सिस्टम से जुड़ा है, हमें चाहिए कि वह लिम्बो छोड़ दे। उसने चिल्लाकर कहा। यह सही है। क्या यह सही नहीं है, सिस्टम? ईदान ने अपने द्वारा प्राप्त सभी कार्यों को एक साथ जोड़ते हुए पूछा। उन्हें यकीन था कि सिस्टम उन्हें लिम्बो छोड़ने में मदद करने का एक तरीका जानता था, और वह तरीका उनके चैंपियन निमो से जुड़ा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेजबान। सब कुछ समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम जागृति के बाद सभी पहली पीढ़ी के उपयोगकर्ता तुरंत दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट नहीं कर सकते थे। आपकी दुनिया की सीमाओं के कारण उन्हें टेलीपोर्टेशन सक्रिय करने के लिए लगभग 100 उपयोगकर्ताओं का एक समूह बनाने की आवश्यकता थी। टेलीपोर्टिंग के बाद सिस्टम के उपयोगकर्ताओं को जागृति कार्यों को पूरा करना था, अपने सिस्टम और दूसरी दुनिया को जानना था। जब सिस्टम का प्रत्येक उपयोगकर्ता अपनी दुनिया में लौट आया,
तो उन्होंने एक एंकर सेट किया, स्थानिक निर्देशांक जो उन्हें वापस लौटने के लिए आवश्यक थे। एंकर के बिना सिस्टम के उपयोगकर्ता इस दुनिया में वापस टेलीपोर्ट नहीं कर सकते थे। ये भी ध्यान देने योग्य है कि एंकर केवल दूसरी दुनिया में स्थापित किया जा सकता है, आपके मूल में नहीं। लंगर डालना। अरेबेल ने पूछा, ये बात है। निमो हमारा एंकर है ना? आखिरकार ईदान को बात समझ में आ गई। हाँ, मेजबान, ये सही है, सिस्टम द्वारा पुष्टि की गई। चूंकि चैंपियन सिस्टम से जुड़ा है, वह एक एंकर भी है। क्या इसका मतलब यह है कि निमो के अलावा हमारे पास 2 और एंकर हैं? ईदान ने पूछा। हाँ, टोकन की तरह प्रत्येक होस्ट के पास एक एंकर होता है। ईदान ने मुस्कुराते हुए कहा और अराबेल की ओर मुड़कर उसकी ओर देखा। वह तुरंत समझ गई कि वह क्या सोच रहा था। हमें यहाँ एक एंकर छोड़ना होगा, अरेबेल ने कहा और ईदान ने उससे सहमति में सिर हिलाया। परीक्षण पारित करने के बाद निमो अपने स्वयं के क्षेत्र का मालिक बन गया, एक संपूर्ण निश्चित क्षेत्र, साथ ही वफादार विषय जेमिनी सहित इस क्षेत्र के निवासी। और उनका चैंपियन होने के नाते क्या निमो की संपत्ति भी उनकी संपत्ति नहीं बन जाती? क्या यह निश्चित क्षेत्र इस दुनिया में उनका सुरक्षित आश्रय नहीं होगा? संपर्क करें टॉस।